हेलो दोस्तों, वेलकम इन आवर ऑडिट डिस्कशन। आई एम सीए कपिल गोयल और ये है सीए फाइनल ऑडिट मैराथन का डे नंबर 10। अब आप सोच रहे होंगे सर डे 9 तक के लेक्चर कहाँ हैं। आप जाइएगा प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ पे आपको डे 1 से डे 9 तक का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। एक चैप्टर के बारे में मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा, पीयर रिव्यू के बारे में। वहाँ पर कुछ चेंजेस आए हैं, तो अब आपके मन में ये आएगा कि सर वो आपकी पुरानी वाली वीडियो देखें या ना देखें। आपका अगर कंसेप्ट वीक है, अगर आपने कभी पीयर रिव्यू नहीं पढ़ा है और आप चाहते हैं कि आप कोई वीडियो देखकर आपको सारे कंसेप्ट समझ आ जाएं, तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि जो चेंज आया है वो बहुत माइनर चेंजेस आए हैं, नंबर ऑफ डेज वगैरह को चेंज किया है। तो आप उस वीडियो को देखकर आईसीआई का लेटेस्ट स्टडी मटेरियल रेफर कर सकते हैं। आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपका चैप्टर बहुत आसानी से प्रिपेयर हो जाएगा। इस वाले लेक्चर के अंदर डे 10 के अंदर मैं आपको करवाने वाला हूँ 3 टॉपिक, जिसके अंदर हमारा कवर हो जाएगा इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट एंड ऑपरेशनल ऑडिट। सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूंगा इंटरनल ऑडिट की। इंटरनल ऑडिट के अंदर टोटल जो हमारे टॉपिक्स कवर होने वाले हैं वो है 10। इन तीनों टॉपिक के लिए मैंने आपके लिए क्या किया है, हैंड रिटन चार्ट बनाया है। मैं इन वीडियो में किसी भी तरह का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो रहेंगी ताकि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके अपने एग्जाम के लिए। तो मैं बोल रहा था इंटरनल ऑडिट के अंदर आपको जो टॉपिक जो दिए गए हैं वो टोटल 10 टॉपिक आपके लिए दिए गए हैं। ये पूरे चार्ट में वो 10 टॉपिक कवर हो जाते हैं। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कहेंगे सर मुझे इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। क्यों? मे बी इससे आप बोलेंगे सर 5 नंबर का या 7 नंबर का काम आएगा। और अगर मैं कंटेंट की बात करूँ तो कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि अगर मैं करके जाना चाहूँ तो इम्पोर्टेंट क्या है। तो इन वीडियो में इन तीनों टॉपिक से क्या इंपॉर्टेंट है वो भी कवर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल ऑडिट की। जब भी आप इंटरनल ऑडिट सुनते हैं तो आपको एक एस्से भी याद आता होगा। जो एस्से कौन सा है पता है आपको? एस्से नंबर 610। एस्से नंबर 610 बोलता है यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर या फिर डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ द इंटरनल ऑडिटर। ये जो स्टैंडर्ड बनाया गया है ये बनाया गया है स्टैचुटरी ऑडिटर के लिए, मतलब एक स्टैट ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टैंडर्ड को लिखा गया है कि जब एक स्टैचुटरी ऑडिटर किसी इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज़ करता है या उसको डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए यूज़ करता है तो उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जबकि ये जो टॉपिक दिया गया है इंटरनल ऑडिट, ये इससे बिल्कुल अलग है। ये इंटरनल ऑडिट की बात करता है कि मैनेजमेंट इन हाउस या आउटसोर्स अपना इंटरनल ऑडिट भी करवाती है, जिसके अंदर वो अपने पॉलिसी, प्रोसीजर, सिस्टम, मैनेजमेंट की सारे मैनेजमेंट फंक्शन सही तरीके से कर रही है नहीं कर रही है, लॉ एंड रेगुलेशन, वो सारी चीज़ें चेक करवाती है। और इंटरनल ऑडिटर एक रिपोर्ट बना के देता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या समझ लीजिए आप मैनेजमेंट को। तो दोनों का फंक्शन अलग है, दोनों का जॉब अलग है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। लेकिन आप ये मान के चलिएगा कि आपके सिलेबस के लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीए फाइनल वाले स्टूडेंट के लिए, वो ऐसे नंबर 610 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे एक स्टैट ऑडिटर का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बताना होता है कि आप इंटरनल ऑडिटर के काम को कब कब यूज़ करेंगे, कब कब नहीं करेंगे, करेंगे तो किन बातों का ध्यान रखना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन करना है, वो सब। इंटरनल ऑडिट के अंदर क्या 10 बातें कवर होती हैं, पहले वो देख लेते हैं चार्ट से, फिर मैं आपको बताऊंगा 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका चैप्टर खत्म। इसके अंदर सबसे पहले आता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट। किन किन कंपनीज पे इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल होगा, या आप इंटर में पढ़कर आते हो, आईपीएससी में पढ़कर आते हो, सेम है। हु कैन बी अपॉइंटेड एज एन इंटरनल ऑडिटर, आपको पता है इंटरनल ऑडिट कोई भी कर सकता है, चाहे आप सीए हैं, सीएस हैं, सीएमए हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट है, इंजीनियर हैं, या आप अनपढ़ भी हैं। अगर कंपनी को लगता है कि यू आर वेल क्वालिफाइड फॉर देयर कंपनी, आप इंटरनल ऑडिट कर सकते हैं, तो वो आपको हायर कर सकते हैं। एक सीए चाहे से वो प्रैक्टिस में है नहीं है, वो इंटरनल ऑडिट कर सकता है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर। मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं आपको पहले वो 10 टॉपिक बता रहा हूं। आपको देखिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बकायदा इस चार्ट में लिख दिया इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट फंक्शन एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटर। यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड था, यहां वर्ड स्कोप है, स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटर। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इसके अंदर आपके 6-7 पॉइंट आते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट रिव्यू या अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये एक सिंगल पॉइंट भी अपने एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th पे मैं स्टार लगा रहा हूँ। तो 3 क्वेश्चन हो गए, एक आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा स्कोप, स्कोप के अंदर आपका अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, 3rd क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल आपने इंटर में पढ़ा होगा, वही सेम क्वेश्चन आपके फाइनल में आता है, तो सेम एज इंटर है ये। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस इंटरनल ऑडिटर को भी करना होता है फॉलो। क्वालिफिकेशन, उसको सभी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। एज स्टैचुटरी ऑडिटर जिन जिन चीज़ों की नॉलेज होती है, एक इंटरनल ऑडिटर को भी उन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद वो एक इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट बनाता है। जिस तरह से हम एसए नंबर 700 के अंदर एक स्टैट ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं, उसी तरह से इसने बताया कि एक इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट बनानी होगी, जिसके अंदर हम देते हैं कि भैया किस बेस पे हमने हमारा ऑडिट किया है, हमने सारे इंटरनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया है, हमारा फॉर्मेट क्या रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या रहेगा, फॉलोअप। फॉलोअप क्या होता है?
जब मान लीजिए मैंने किसी एक क्वार्टर का इंटरनल ऑडिट किया और मैं नेक्स्ट क्वार्टर में आता हूँ, तो पिछले क्वार्टर की सारी पेंडिंग चीज़ों को या जो जो एक्शन टेकन थे वो मैं चेक करता हूँ, उसे फॉलोअप बोलते हैं। इसके लिए हम एक्शन टेकन रिपोर्ट भी बनाते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट आता है रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल ऑडिटर वर्सेस स्टैच्यूटरी ऑडिटर, या इसको एक्सटर्नल ऑडिटर भी बोलता है। तो एक क्वेश्चन आता है आपका रिलेशनशिप पे, दूसरा आता है डिफरेंस पे। मैं आपको यही बताऊंगा इसके अंदर आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर रिलेशनशिप पे क्वेश्चन आए तो किस माइंडसेट के साथ आपको आंसर लिखना है, और डिफरेंस पे क्वेश्चन आए तो आपको किस माइंडसेट के साथ आंसर लिखना है। तो ये टोटल 10 टॉपिक आपके एग्जाम में कवर होते हैं। अगर आप पूरा पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहते हैं तो देखिए, आपको पहला टॉपिक करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर इंटरनल ऑडिट में क्या आता है कि भैया जो इंटरनल ऑडिटर है ना, उसको एक कॉन्टिन्यूस एग्जामिनेशन करना होता है कंपनी की सभी एसेट की सेफगार्ड के लिए। मतलब वो सारी चीज़ें चेक करता है, सारे प्रोसीजर चेक करता है, और वो देखता है कि कंपनी की एसेट्स, कंपनी के प्रोसीजर सही है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ चेकिंग ऑल द प्रोसीजर। ठीक है जी, आप चाहें तो समरी के अंदर समरी बना सकते हैं। एक इंटरनल ऑडिटर को भी स्टैट ऑडिटर की तरह इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करना होता है। ठीक है जी, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे मैं थोड़ा स्पीड कम कर रहा हूँ। एक इंटरनल ऑडिटर को किसी भी तरह के एग्जीक्यूशन के काम में इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि वो रिव्यू कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक इन हाउस इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है तो रिलायंस इंडस्ट्री उससे कुछ काम करवाने लगे, नहीं, गलत हो जाएगा। आपको एग्जीक्यूशन फंक्शन के अंदर नहीं जाना है। ठीक है, आपको ऑब्जर्व करने हैं फैक्ट्स एंड सिचुएशन को, और अगर आपको कोई वीकनेस मिलती है तो आपको वो नोटिस में लेके जानी है अथॉरिटीज के। यहाँ पे आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल सकते हो। आपको मैनेजमेंट के साथ एसोसिएट होना है, नॉलेज शेयर करनी है, और आपको अपनी नॉलेज अप टू डेटेड रखनी है, तभी आप इंटरनल ऑडिट कर पाएंगे। तो इस समरी से क्या निकल के आया आपको, अगर पेपर में आया था रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर, तो पहला आपके पास आता है कि आपको चेकिंग करना है सारा। एक सेकंड बेटा, मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए। हाँ जी, तो मैं आपको बता रहा था कि जब भी इंटरनल ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए तो आपको 5 वर्ड आपके माइंड में आने चाहिए, फिर आप उसको अपनी लैंग्वेज में ड्राफ्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आ गया चेकिंग ऑल दी प्रोसीजर्स। आपको इंडिपेंडेंटली काम करना है, आपको एग्जीक्यूटिव फंक्शन के अंदर नहीं जाना है। ठीक है जी, आपको फैक्ट्स एंड सिचुएशन को, जो भी वीकनेसेस मिले, यहाँ पे आप वीकनेस वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की वीकनेस वगैरह मिलती है तो आपको नोटिफाई करना है। आपको नॉलेज अप टू डेट रखनी है। देखिए, पूरा रटना पॉसिबल नहीं है क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो आपको इस तरह से 4-5 वर्ड आप निकाल के रख सकते हैं कि जब भी आए कि भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैं आपको 3 क्वेश्चन ही याद करने के लिए बोल रहा हूँ, बाकी तो सब आप सिर्फ रीड करके जाइएगा, आप लिख देंगे। अगर पेपर में क्वेश्चन आए रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपके माइंड में आना चाहिए यार सारे प्रोसीजर चेक करने की बात हुई है ताकि सारी एसेट सेफगार्ड रहें, सारा अप टू डेट रहे, इंडिपेंडेंटली काम करना है, मेरे को एग्जीक्यूटिव फंक्शन नहीं करने हैं, फैक्ट्स एंड सिचुएशन मैनेजमेंट को वीकनेसेस नोटिफाई करनी है, नॉलेज अप टू डेट रखनी है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं इसको। ठीक है जी, उसके बाद आता है मैनेजमेंट फंक्शन एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में पेपर में आ सकता है। अगर देखिए क्वेश्चन आता है मैनेजमेंट फंक्शन एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है क्योंकि इसके अंदर 7 पॉइंट है। अगर आप 7 पॉइंट लिखेंगे और उसके अंदर सिर्फ एक पैराग्राफ के अंदर 3-3 लाइन के अंदर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत रहेगा। मतलब आप 4-5 पॉइंट भी लिखेंगे तब भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। लेकिन मुझे लगता है ICAI मैनेजमेंट फंक्शन एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट ना पूछकर आपसे ज़्यादातर पूछेगा रिव्यू या अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और जैसे ही आप वर्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखेंगे आपको लगेगा ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो चलो देख लेते हैं 7 के 7 पॉइंट, और मैं इसके भी आपको एक एक वर्ड देके आपको याद करवाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आता है भाई मैनेजमेंट फंक्शन एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट के अंदर देखिए इंटरनल ऑडिट का जैसे ही नाम आता है सबसे पहले हमारे दिमाग में एक वर्ड आता है दैट इज इंटरनल कंट्रोल। तो सबसे पहले जो इंटरनल ऑडिटर है उसके स्कोप में क्या आ जाता है, इंटरनल कंट्रोल आ जाता है कि सारे इंटरनल कंट्रोल जिस तरह से डिज़ाइन है क्या उसी तरह से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये आप अपने इंटरनल कंट्रोल चैप्टर के अंदर भी बहुत अच्छे से पढ़ कर आते हैं। तो पहला पॉइंट आता है इंटरनल कंट्रोल के ऊपर। दूसरा आता है एसेट की सेफगार्ड्स के ऊपर। इंटरनल ऑडिटर का जो स्कोप है वो सिर्फ कंट्रोल के लिए नहीं है, वो एसेट की सेफगार्डिंग के लिए भी है कि मैनेजमेंट उसका फिजिकल वेरिफिकेशन टाइमली कर रही है, नहीं कर रही है, सारी एसेट्स का डिस्पोजल ठीक है क्या, एक्विजिशन ठीक है क्या। तो आप इस पे अपना 2 लाइनें बना के लिख सकते हो। एसेट की सेफगार्डिंग के ऊपर एक पॉइंट आता है। ठीक है जी,
दूसरा आता है पॉलिसी प्लान एंड प्रोसीजर कंपनी ने सही तरीके से बना रखे हैं, इंप्लीमेंट कर रखे हैं। पॉलिसी प्लान एंड प्रोसीजर ट्रिपल पी के नाम से मैं इसे बोलता हूं, तो आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ, आज के दिन इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टाइम पे मैनेजमेंट को राइट इंफॉर्मेशन मिलेगी तभी सही होगा, अदरवाइज डिलेड इंफॉर्मेशन इज ऑफ नो यूज। आपने ये स्टेटमेंट काफी बार सुना होगा। तो ये देखना है कि जो इन्फॉर्मेशन जिस बंदे को मिलनी चाहिए उसे मिल रही है, टाइमली मिल रही है। और एक्सटर्नल एजेंसीज, आपने देखा होगा कंपनी अपनी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी या काफ़ी चीज़ें आउटसोर्स कर रखी होती है, वहाँ जाती है, तो उसके ऊपर भी आपको कंट्रोल्स इंश्योर करने हैं। तो इन्फॉर्मेशन आपको देखना है कि रिलायबल डिलीवर हो रही है या नहीं हो रही है। उसके बाद दोबारा से आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कंपनी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, प्रमोशन स्ट्रक्चर कैसा है, कंट्रोल्स कौन बनाता है, पावर किसके पास है, रिव्यू कौन करता है, जितनी पावर होनी चाहिए उतनी ही है क्या। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है जी। उसके बाद आता है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। भैया जो रिसोर्सेज हैं उसका यूटिलाइजेशन सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इफेक्टिवली हम उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं या नहीं, एंड अल्टीमेटली कंपनी अपने गोल्स को अचीव कर पा रही है या नहीं, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। देखिए अगर आप इन पूरी पूरी लाइनों को याद करेंगे, 7 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, 7 पॉइंटों को पूरी लाइनों को याद करेंगे तो ऐसा हो सकता है आप रियल एग्जाम में जाकर भूल जाएं। लेकिन अगर आप इस तरह से याद करेंगे कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल्स जो है, मेरा स्कोप जो है इंटरनल ऑडिटर का, उसके अंदर एक इंटरनल ऑडिटर क्या क्या देख सकता है। यार एक इंटरनल ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल की भी बात कर सकता है, वो एसेट को भी देख सकता है, वो पॉलिसी प्रोसीजर्स को भी देख सकता है। इवन यहाँ पे आईटी नहीं है, वो आईटी इंफॉर्मेशन में है, ये आईटी इंफॉर्मेशन को भी देख सकता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को भी देख सकता है। बेसिकली वो कंपनी की एंटायर एक्टिविटी को रिव्यू कर सकता है, प्रोवाइडेड मैनेजमेंट ने वो स्कोप के अंदर डिसाइड किया हो, इन स्कोप हो। इंटरनल ऑडिटर का स्कोप कौन डिसाइड करता है? इंटरनल ऑडिटर का स्कोप या तो मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी, जो भी अगर किसी कंपनी में ऑडिट कमेटी है, ये इंटरनल ऑडिटर के साथ कंसल्ट करके स्कोप डिसाइड करते हैं। तो अगर वो मेरे स्कोप के अंदर कवर हो जाता है तो मैं डिसाइड करता हूँ। तो क्या आपको ये 7 पॉइंट याद हुए? अगर हाँ तो इस वीडियो को पॉज कर लो 1 मिनट के लिए और एक बार नोटबुक में लिख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए स्क्रीन पे गायब कर देता हूँ, एक बार लिख लो ये, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लो जी, 7 पॉइंट याद करो आराम से। सिर्फ पॉइंट याद करो कि अगर क्वेश्चन आ जाता है आपका स्कोप के ऊपर तो आप क्या लिखने वाले हो। 7 पॉइंट लिख लो भैया एक बार, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टेक योर टाइम। कुछ बच्चे वीडियो देख रहे होंगे विदाउट नोटबुक, तो मैं आप बता दूं आप गलत कर रहे हो। आपको पेन और पेपर, नोटबुक, बुक आपने साथ लेकर बैठना चाहिए। किसी के पास ये चार्ट नहीं होंगे, हैंड रिटन चार्ट्स, तो मैं बता दूं टेलीग्राम चैनल सीए कपिल गोयल पे सारे चार्ट्स अपलोडेड है, आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। आई होप आपने लिख के देख लिया। तो सबसे पहले मैनेजमेंट फंक्शन एंड स्कोप के अंदर आपने देखा रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसीजर। हम देखते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एज पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए, कंट्रोल्स ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है या नहीं, और कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं। कॉस्ट इफेक्टिव आपको पता है, जब भी कोई रिस्क आपको मिलता है उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए जो कंट्रोल बनाया जाता है दैट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिस्क से मेरे को जो लॉस हो सकता है दैट कैन बी लाइक 50,000 रुपीज़ और 50 लाख, और आप कंपनी को एक ऐसा कंट्रोल सजेस्ट कर रहे हो जिसकी कॉस्टिंग ही 50 लाख या 1 CR है। तो हमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी देखना होता है। कस्टोडियनशिप एंड सेफगार्ड ऑफ एसेट आपको देखना है। रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, रिव्यू कंप्लायंस एंड पॉइंट आउट वीकनेस एंड सजेस्ट रेमेडियल एक्शन, हम हमेशा सजेशंस भी देते हैं। रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, रिव्यू इंफॉर्मेशन गिवन टू मैनेजमेंट एंड एक्सटर्नल एजेंसीज, रिव्यू अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसके अंदर आप 4-5 पॉइंट प्लीज जरूर याद रख के जाइएगा। एक्टिविटी ऑफ एंटरप्राइज आर ग्रुप्ड फॉर मैनेजरियल कंट्रोल, जितनी भी एंटरप्राइज की एक्टिविटी है वो ग्रुप्ड होनी चाहिए फॉर मैनेजरियल कंट्रोल, ताकि उन्हें हायर लेवल रिव्यू कर सकें। आपने सुना होगा एक MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके अंदर वो 15 दिन, मंथली, क्वार्टरली MIS बनती है जिसको हायर लेवल रिव्यू करता है। तो वो सारी एक्टिविटीज़ ग्रुप होके मैनेजमेंट कंट्रोल में होनी चाहिए ताकि आप रिव्यू कर सके। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट टू रिव्यू दी स्ट्रक्चर, कंपनी का एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है जिसमें सब कुछ गिवन होता है, कंपनी में कितने डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट का हेड कौन है, किसके पास क्या पावर है, वो बिल्कुल सही से बना होना चाहिए ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन को समझ सकें, उसकी एक्टिविटी को समझ सकें। रीजनेबलनेस ऑफ द स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑफ ईच एग्जीक्यूटिव, एक एग्जीक्यूटिव को आप कितनी पावर दे रहे हो, कितने कंट्रोल दे रहे हो,
उससे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो कितना उसका मिसयूज़ कर सकता है। इसीलिए हम बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। कभी भी एक काम एक बंदे के पास नहीं होना चाहिए, उसे डिवाइड कर दो ताकि कोई उसे मिसयूज़ ना कर पाए। द प्रोसेस ऑफ मैनेजरियल डेवलपमेंट, किस तरह से मैनेजरियल डेवलपमेंट, लोगों का ग्रोथ होगा, एम्प्लॉइज़ का ग्रोथ होगा, वो पूरा डिफाइंड होना चाहिए। और अगर आपने एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हुई है, मान लीजिए आपकी कंपनी में 10 लोग हैं लेकिन काम बहुत है, तो आपको एक एक तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो कि भैया कपिल जी आप फाइनेंस देखोगे, आप फाइनेंस के हेड हो, आप एचआर के हेड हो। उसके अलावा मान लीजिए मुझे कोई और दूसरा काम भी दे रखा है, तो कहता है प्राइमरी वन शुड बी स्पेसिफाई, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ईच सीनियर शुड बी फिक्स कि भैया मैं एक इसके अलावा ये वाला काम देखूंगा, आप इसके अलावा ये वाला काम देखेंगे। सबका प्राइमरी डिसाइडेड होना चाहिए, स्पेसिफाइड होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 4 नंबर के लिए अलग से। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज आपको करना है, कंपनी को करना है। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस आपको देखना है। इंटरनल ऑडिटर रिव्यू, ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स, और कंपनी ने देखना है आपको कि उस अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव अचीव किए या नहीं किए। कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सेम है, कंट्रोल एनवायरनमेंट, अकाउंटिंग सिस्टम, कंट्रोल प्रोसीजर इसके अंदर आता है। अगर किसी स्टूडेंट को ये कंसेप्ट नहीं आता तो आप इंटर की वीडियो देख लो, मैंने करवा रखा है। कहाँ मिलेगी, किस नाम से मिलेगी वो और बता देता हूँ। अमेंडमेंट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पे सीए फाइनल और इंटर की अमेंडमेंट है। वहाँ पे एक घंटे का लेक्चर है स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल के ऊपर, ठीक है। जिस तरह से हम इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, स्टैट ऑडिटर का देखते हैं, उसी तरह से आपको इंटरनल का भी देखना है। क्वालिफिकेशन मैं भी आपको बुक से करवा दूंगा। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, रिलेशनशिप, डिफरेंस मैं आपको बुक से करवाता हूँ, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट के पास मेरी बुक नहीं है तो वो कैसे करे, आप आईसीआई स्टडी मटेरियल रेफर कर सकते हो। मेरी बुक पूरी आईसीआई स्टडी मटेरियल के ऊपर बेस पे बनी है, तो आपको सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले आता है इंटरनल ऑडिटर क्या क्या कर सकता है। एक इंटरनल ऑडिटर भैया सारे कंट्रोल्स को देखता है, फाइनेंशियल ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन देख सकता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी देख सकता है, लॉ एंड रेगुलेशन देख सकता है, रिस्क मैनेजमेंट देख सकता है, गवर्नेंस, सारी बातें देख सकता है, ठीक है जी। एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन ऑफ इंटरनल ऑडिट, किन किन को इंटरनल ऑडिट करवाना है, सभी लिस्टेड कंपनी को करवाना है, सभी एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के लिए हमें दी गई है। एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात करूँ तो 4 चीज़ें आती हैं, आपको याद होगा, जिसको हम किस तरह से याद करते हैं, 25, 50, 100, 200। जो लोग हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है 25, 50, 100, 200, ठीक है। 25 जो है यहाँ पे आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट है, याद रखना। 50 जो है यहाँ पे वो पेड अप शेयर कैपिटल है। 100 जो है यहाँ पे वो आपका आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोविंग है। 200 आपका यहाँ पे टर्नओवर है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो मेरे बोरोविंग है, जो मेरे डिपॉजिट्स हैं, उनको जो चेक करते हैं वो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर हम चेक करते हैं, ठीक है, एप्लीकेबिलिटी फॉर इंटरनल ऑडिट में। अदरवाइज जो मेरा टर्नओवर है या मेरा पेड अप शेयर कैपिटल है वो प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का दिया हुआ है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। कुछ स्टूडेंट लिमिट तो याद कर लेते हैं बट वो ये भूल जाते हैं कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे लिखना है। तो अगर कोई बच्चा ये नहीं लिखेगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रेसिडिंग ईयर, तो अगर ये 4 मार्क का क्वेश्चन आया मान लीजिए, तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और आपने सिर्फ और सिर्फ एक की बात मिस की है। अगर यही एप्लीकेबिलिटी में प्राइवेट कंपनी की बात करूँ तो स्टार्टिंग की 2 लिमिट चली जाती है, 25 और 50, रह जाती है सिर्फ 2, दैट इज माई 100 करोड़ एंड 200 करोड़, ठीक है जी। तो ये था एप्लीकेबिलिटी। उसके बाद आता है हु कैन बी इंटरनल ऑडिटर, आप सेल्फ रीड कर लीजिएगा, इसके अंदर कुछ नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको बता ही दिया, आपको कॉन्टिन्यूस एग्जामिनेशन करना है सभी प्रोसीजर्स का, सो दैट यू कैन प्रोवाइड एडिक्वेट सेफ गार्ड, कि कोई भी एसेट वगैरह को मिस अप्रोप्रिएट ना करे। आपको इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करना है, आपको एग्जीक्यूटिव फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं होना है, आपको फैक्ट एंड सिचुएशन को ऑब्जर्व करना है, रिव्यू करना है, और कोई वीकनेस मिले तो अथॉरिटीज़ को बताना है, मैनेजमेंट के साथ एसोसिएटेड रहना है और अपनी नॉलेज को अप टू डेट रखना है, ठीक है जी। फिर मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ही फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा मैनेजमेंट फंक्शन एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटर। 7 पॉइंट आते हैं, ध्यान रखना। पहला इंटरनल कंट्रोल, दूसरा आपका एसेट, लिख लो ये साथ साथ, तीसरा हमारा पीपीपी, पॉलिसी, प्लान एंड प्रोसीजर्स, फिर इंफॉर्मेशन, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये अपने आप में 4 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सेज एंड देन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। एक ही बात हम मल्टीपल टाइम कर रहे हैं। फिर ये मेरा रिव्यू ऑफ अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का चार्ट, उसके अंदर के पॉइंट। द एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज आर ग्रुप्ड फॉर मैनेजरियल कंट्रोल, द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट टू फाइंड आउट वेदर द स्ट्रक्चर इज सिंपल एंड इकोनॉमिकल एंड दैट नो फंक्शन एंजॉय एन अनड्यू डोमिनेंस ओवर द अदर।
द रीजनेबलनेस ऑफ द स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑफ ईच एग्जीक्यूटिव, द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट एन एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, कितने लोग उसके पास उसके अंडर काम कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ मैनेजरियल डेवलपमेंट इन द एंटरप्राइज, दिस इज वाइटल एस्पेक्ट इन द फास्ट ग्रोइंग एंटरप्राइज। ठीक है जी। Where due responsibility cannot be avoided, the primary one should be specified and the specific responsibility to each senior fixed. This must be made known to the all concerned departments. स्कोप के आप इसको सेल्फ रीड कीजिएगा, अब इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मेन यहाँ पे पॉइंट के नंबर हैं अगर ऊपर वाला आता है तो, ठीक है, और ये आपको अलग से देखना है। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस में छुड़वा रहा हूँ, क्वालिफिकेशन में छुड़वा रहा हूँ, प्लेन है, सिर्फ रीड कर लेना। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट देख लो। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में यहाँ से है मेन कंसेप्ट आपका, और इसके अंदर चेंज भी हुआ था। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले बोलता है कि आपको बेसिस ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट देना होगा। पहले पॉइंट देख लो क्या क्या है। आपको बेसिस ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट देना होगा कि किस बेसिस पे हमने इंटरनल ऑडिट किया है, हमारा ओपिनियन हमने किस बेस पे फाइंड आउट किया है, और हमने जो इंटरनल ऑडिट किया है वो स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनल ऑडिट फॉलो करते हुए किया है। जिस तरह से हम स्टैट ऑडिट करते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट फॉलो करते हुए, उसी तरह से हमने इंटरनल ऑडिट किया है स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट को फॉलो करते हुए। फिर आता है कंटेंट एंड फॉर्मेट ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। हमारा कंटेंट एंड फॉर्मेट किस तरह से रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन और एक फॉलोअप। फॉलोअप अलग से भी 4 मार्क के अंदर आ सकता है, ध्यान रखना। फॉलोअप का मतलब क्या होता है, भैया जो भी मेरी पीछे की वाली बातें थी उन सबको मैं फॉलोअप कर रहा हूँ कि वो आपने किया या नहीं किया। एक बार मैं रीड करवा दूं फटाफट से ये वाला टॉपिक। बेसिस ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, ईच इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट is prepared on the basis of the audit procedure conducted and analysis of the audit evidence gather। कहीं आपको ये नहीं लग रहा स्टैट ऑडिट में भी तो यही करते हैं, सेम है बिल्कुल। मैंने क्या प्रोसीजर लगाए और मैंने क्या एविडेंसेस गैदर किए, उसके बेस पे मैं अपना ओपिनियन फ्रेम करता हूँ। कंक्लूजन रीच शैल बी बेस्ड ऑन दी ऑल दी फाइंडिंग रादर देन ऑफ फ्यू डेविएशन और इश्यू नोटेड। ठीक है, आपका पूरा ओवरऑल कंक्लूजन ओवरऑल फाइंडिंग के बेस पे होना चाहिए, ना कि कुछ एक दो के ऊपर। Control operating effectively have their own importance and should be acknowledged, while the risk and significance of observation noted have a role to play in prioritizing the matter to be reported। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इंटरनल ऑडिट के अंदर ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपको वीकनेस आइडेंटिफाई करनी होती है। इंटरनल ऑडिट के अंदर अगर आपको कंपनी की कुछ अचीवमेंट मिलती है, अगर आपको कोई डिपार्टमेंट की अचीवमेंट मिलती है, तो वो भी हम डालते हैं ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डिपार्टमेंट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसकी नॉलेज में वो आए। तो हमेशा कमियां मत आइडेंटिफाई करना, अगर आपको कोई अच्छी चीज़ मिले वो भी अपने रिपोर्ट में डालना। कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद SIAs, where the internal audit is conducted in compliance with the standards of internal audit and the internal auditor can substantiate the same with supporting evidence and documentation, the internal audit report shall include a statement confirming that the internal audit was conducted in accordance with the standard of internal audit issued by the ICAI। वो तभी करना जब आप उन सबको फॉलो कर रहे हो। Content and format of internal audit report, the manner in which the internal audit report is drafted and presented is a matter of professional judgment। मेरा तरीका अलग हो सकता है इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट बनाने का, आपका अलग हो सकता है। And choice and could be influenced by the preference of the recipients। जैसे स्टैट ऑडिट का फॉर्मेट फिक्स होता है ना, इंटरनल ऑडिट का कोई भी फॉर्मेट फिक्स नहीं है। आप चाहे वर्ड में बना सकते हैं, PPT में बना सकते हैं, आपका तरीका अलग हो सकता है। अभी मैं यहाँ पे रिपोर्ट वगैरह नहीं दिखा सकता बिकॉज दिस इज मैराथन, अदरवाइज आप गूगल से कोई 1-2 रिपोर्ट डाउनलोड करके देख सकते हैं। The standard on internal audit does not mandate any particular format or list of content, since the internal audit is expected to exercise his best professional judgment on matter regarding how and what to report। सब कुछ हमारे हाथ में होता है। Where some level, ये बाकी छोड़ दो। डॉक्यूमेंटेशन आपको सब कुछ भैया ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट बनानी है, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करनी है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेना है, उनका रिव्यू लेना है, और उसके बाद आपको फाइनल ऑडिट रिपोर्ट बनानी है। एक और मेन बात, काफ़ी बच्चे सोचते हैं सर ये लैंग्वेज याद करनी है। भैया लैंग्वेज इनकी याद नहीं करनी होती, आपको मेन पॉइंट पता होना चाहिए, अंदर का कंटेंट आप अपने हिसाब से फ्रेम करके लिखो। हाँ, सेंस निकलना चाहिए, जैसे कंटेंट एंड फॉर्मेट ऑफ इंटरनल ऑडिट। अब ये नहीं कि आप कुछ भी लप्पे मार रहे हो जिसका इससे कोई रेलेवेंस और चीज़ें यही निकलनी चाहिए, लेकिन सेम एज इट इज़ याद करने की जरूरत नहीं है। फॉलोअप, SIAs नंबर आप छोड़ सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ प्रायर ऑडिट इश्यूज, पिछले, ठीक है। The chief internal auditor is responsible for continuously monitoring the closure of prior audit issue through timely implementation of actions plan including the past audit। इसके लिए हम एक एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, आप कभी ये सोचें कि कपिल सर ने तो सिर्फ स्टैट ऑडिट कर रखे हैं, तो यू आर मिस्टेकन। आई डन इंटरनल ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक फॉर कोर 4 years। ठीक है, मेरी आर्टिकलशिप जो थी वो पूरी इंटरनल ऑडिट के अंदर थी।
This shall be done with a formal monitoring process, element of which are pre-agreed with the management and those charged with governance. The responsibility to implementation the action plan remains with the management. Management, आपने 4 पॉइंट निकाले, आपके हिसाब से 4 पॉइंट चेंज होने चाहिए, प्रोसेस चेंज होना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने आपने प्रेजेंट किया, मैनेजमेंट कह रही नहीं नहीं हमारा ऐसे ही चलेगा, तो इट्स अप टू मैनेजमेंट वेदर दे वांट टू इम्प्लीमेंट और नॉट। तो आपको उसके हिसाब से अपने पॉइंट्स को क्लोज करना होगा। In monitoring and reporting of prior audit issues, the responsibility of the internal auditor is usually in the form an action taken report हम बनाते हैं of previous audit। ठीक है जी। अब आता है आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर या फिर स्टैट ऑडिटर। अगला क्वेश्चन आएगा डिफरेंस। तो देखिए जब पेपर में क्वेश्चन आता है रिलेशनशिप, तो आपको क्या करना है, इंटरनल ऑडिट और स्टैट ऑडिट का एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंसी आपको दिखानी है। जैसे मैं डिफरेंस के ऊपर एक क्वेश्चन आपके लिए बताता हूँ, इंटरनल ऑडिटर इज लेस डिपेंडेंट वाइल स्टैट ऑडिटर इज मोर इंडिपेंडेंट, सॉरी इंटरनल ऑडिटर इज लेस इंडिपेंडेंट वाइल स्टैट ऑडिटर इज मोर इंडिपेंडेंट। ये डिफरेंस हो गया। एक और देखते हैं, इंटरनल ऑडिटर स्कोप फिक्स्ड बाय द मैनेजमेंट वाइल स्टैट ऑडिटर स्कोप इज फिक्स्ड बाय द लॉ। ठीक है, डिफरेंस हो गया। इंटरनल एक और करते हैं, चलो। इंटरनल ऑडिटर टेस्ट efficiency effectiveness of internal control and he also test operating effectiveness, he test management functions, his scope is like unlimited, stat auditor only test financial statements। तो ये हम डिफरेंस वाली टोन में बात कर रहे हैं। इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट, इंटरनल ऑडिटर सेंड्स द रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट, स्टैट ऑडिटर टू मेंबर्स। हम दोनों बातें अलग अलग, हम दोनों में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर रिलेशनशिप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको इंटरडिपेंडेंस दिखाना है। क्या कि इंटरनल ऑडिटर भैया इंटरनल कंट्रोल टेस्ट करता है जो कि स्टैट ऑडिटर के काम आता है, स्टैट ऑडिटर उस पर ओवरलैप करता है अपना काम, उसके हिसाब से अपना एंटिटी डिसाइड करता है। तो आप रिलेशनशिप की टर्म्स में बात करना, ना कि डिफरेंस की टर्म्स में बात करना। अब पहला पॉइंट, द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिटर। तो ये देखो, पहले इंटरनल ऑडिटर का पूरा बताएगा, फिर क्या कह रहे हैं, वाइल ऑपरेटिंग इन दीज एरिया देयर इज लॉट ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर एंड एक्सटर्नल ऑडिटर। यहाँ पे इसने एक्सटर्नल ऑडिटर के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ इंटरनल ऑडिटर के बारे में लिखा। पढ़ो जरा एक बार। द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिटर आर डिपेंडेंट अपॉन द साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटी एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ इट्स मैनेजमेंट। As stated earlier, the internal auditor operate in various areas such as review of accounting system, internal control, financial operating information for the benefit of management, examination of economy, efficiency, effectiveness, operating including non-financial control of various tangible asset of the entity। बेसिकली इस पैराग्राफ में क्या बता रहा है स्कोप, जो हम ऊपर पढ़कर आए ना, वो सातों पॉइंट यहाँ डाल दो, एक्सप्लेन कर दो। फिर क्या कह रहा है, अब इसका कोई स्टैट ऑडिट से तो लेना देना है नहीं। वाइल ऑपरेटिंग इन दिस एरिया देयर इज ए लॉट ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर एंड एक्सटर्नल ऑडिटर, क्योंकि इन एरियाज में कुछ चीजें एक्सटर्नल ऑडिटर भी रेफर करता है। रिलेशनशिप इन वर्क इन IANS से बताओ। द वर्क डन बाय इंटरनल ऑडिटर हैज एन इंपॉर्टेंट बियरिंग ऑन द वर्क परफॉर्म बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर एज ए इवैल्यूएशन डन बाय द इंटरनल ऑडिटर। यहाँ पे आप ऐसे 610 को भी याद कर सकते हो। रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एक्सेट्रा इंटरनल ऑडिटर भी करता है, इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी डन बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर। द फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑडिटर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो जो काम इंटरनल ऑडिटर करता है वही काम कुछ स्टैट ऑडिटर भी करता है। मेथोडोलॉजी एंड स्कोप यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करता है। ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का स्कोप जो है, सॉरी मैं डिफरेंस के सेंस में जा रहा था। However, it is obligatory for a statutory auditor to examine the scope and effectiveness of the work carried out by the internal auditor. For the purpose, he should examine the internal audit department of the organization, the strength of the internal audit staff, their qualification and their power। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि NT जो nature time and extent of statutory auditor work is also dependent on the internal control tested by the internal auditor। Independence के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, ये आई गया, आइए वर्क हेल्प इन एंटिटी ऑफ कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो ये 4-5 पॉइंट है यार, मुझे लगता है 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो आप 3 पॉइंट भी अगर देख के चले जाएंगे, रीड करके चले जाएंगे तो बहुत है। उसके बाद आता है आपका डिफरेंस आप सेल्फ देख लेना, क्योंकि ये तो आई थिंक मेरे को आप ना भी पढ़ोगे तो लिख दोगे।
मीनिंग दोनों का, एग्जामिनेशन, यहाँ पे मैं सिर्फ कंट्रोल देखता हूँ, यहाँ पे एक्यूरेसी और फाइनेंशियल्स देखता हूँ। अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट करती है, मेंबर करते हैं। रिपोर्ट का यूज़ सिर्फ मैनेजमेंट, मेंबर, स्टेक होल्डर्स। पीरियड यहाँ पे मैं मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, 6 मंथली, डेली कैसे भी कर सकता हूँ। वंस इन ए ईयर क्या आता है। ओपिनियन मैं इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशनल पे देता हूँ, यहाँ पे मैं ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पे देता हूँ। स्टेटस ऑफ ऑडिटर, ये एम्प्लॉय भी हो सकता है, सीए भी हो सकता है, नॉन सीए भी हो सकता है, और ये इंडिपेंडेंट पर्सन होता है। ये आपको नहीं करना है। अब हम करेंगे मैनेजमेंट ऑडिट। तो कुल मिला के बात ऐसी है, अगर आप सीरियसली इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो 3 क्वेश्चन पे फोकस करके जाइएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कोप, स्कोप के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, बाकी सिर्फ रीड। अब हम स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट ऑडिट। Hello guys, welcome in our audit discussion. In this video we are going to discuss management audit and operational audit. और इससे पहले मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इंटरनल ऑडिट। ये जो भी चैप्टर मैं ले रहा हूँ ये सीए फाइनल ऑडिट मैराथन की सीरीज है। इफ़ यू वांट टू वॉच ओल्ड लेक्चर्स तो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर पुराने लेक्चर्स भी देख सकते हैं, जिसके अंदर सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, प्रोफेशनल एथिक्स, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू और भी काफ़ी चैप्टर ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, वो वहाँ पर आप देख कर आ सकते हैं। तो ये है हमारा मैनेजमेंट ऑडिट हैंड रिटन चार्ट, जहाँ पे मैं आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि आपके एग्जाम के लिए कौन सा चैप्टर या कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, चैप्टर का जो नाम है वो है मैनेजमेंट ऑडिट। आप एक बात बताइए, आपने इंटरनल ऑडिट सुना है, जहाँ पर हम लोग ये बोलते हैं कि हमें जनरली प्रोसेसेस को चेक करना होता है कि जिस तरह से वो प्रोसेस डिज़ाइन किए गए हैं क्या उसी तरीके से वो प्रोसेसेस काम कर रहे हैं क्या। यहाँ पे मैनेजमेंट ऑडिट है, तो आप नाम से क्या समझ रहे हैं जरा मुझे बताइएगा। यहाँ पे जो काम मैनेजमेंट करती है क्या वो काम अपना सही तरीके से कर रही है या नहीं, ये हमें इस ऑडिट के अंदर कवर करना है। तो आपको नहीं लगता कि एक टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम हम चेक करने वाले हैं, तो दिस विल नॉट बी एन इजी जॉब। यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्लिक्ट होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर मुझे ही कहा जाता है कि कपिल जी आपको मैनेजमेंट ऑडिट करना है और क्लाइंट का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो वहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर कौन है आपको पता है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वहाँ पे किस लेवल पे काम करते हैं, यहाँ पे वो डिपार्टमेंट हेड ही समझ लीजिए। जब मैं उनके सामने जाऊँगा, केपीएमजी का रिप्रेजेंटेटिव या इन हाउस टीम भी हो सकती है मान लीजिए, तो आपको लगता है कि वो लोग मुझे अच्छे से ट्रीट करेंगे या उनको लगेगा कि यार आई एम दी वन जो कि मैनेजमेंट ऑडिट कर पाएगा। इसका मतलब जब कंपनी डिसाइड करती है कि हमें मैनेजमेंट ऑडिट करवाना है, तो उसे जो भी बंदा वो हायर करते हैं टू डू दिस वर्क, अपनी पूरी टीम को बोलना होता है यस ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस। डेफिनेटली इंडिपेंडेंट तो होना ही चाहिए, लेकिन वो ये जरूर प्रूव करेंगे कि ये कैंडिडेट मैनेजमेंट ऑडिट कर सकता है। बाकी सबके अंदर एक्सेप्टेंस आना बहुत जरूरी है। चैप्टर के स्टार्टिंग में मैं कैसा डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंटरनल ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, यार अल्टीमेटली काम तो चेक हम सेम तरीके से ही करेंगे, बट यहाँ पे क्या एक ऐसा पॉइंट आने वाला है मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर जो कि बाकी सबसे अलग है, दैट इज कन्फ्लिक्ट। हमारे बीच में, ऑडिटर के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट आने वाले हैं, और अगर ये कन्फ्लिक्ट रहा, जिस डिपार्टमेंट का मुझे ऑडिट करना है, अगर उस डिपार्टमेंट के हेड के साथ ऑडिटर का कन्फ्लिक्ट रहा और टॉप मैनेजमेंट भी कुछ नहीं बोल रहा है, तो इसका रिजल्ट सक्सेसफुल नहीं निकलेगा। ये आपको बात मान के चलना होगा। इसी कंसेप्ट का नाम इस टॉपिक के अंदर जो है वो बिहेवियरल इश्यूज के साथ है।
आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने पढ़ रखा होगा मैनेजमेंट ऑडिट, कुछ ने नहीं पढ़ रखा होगा। तो बिहेवियरल इश्यूज वाला जो टॉपिक है वो आपके एग्जाम के लिए मुझे ऐसा लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी सब तो वही सेम रटे रटाए कंसेप्ट है जो हम हर जगह पढ़ते हुए आते हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट जो आता है कि मैनेजमेंट ऑडिट का रिक्वायरमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सिंपल लाइन में टू इम्प्रूव मैनेजमेंट परफॉर्मेंस। जो वो काम कर रहे हैं उस काम को देखना, उसमें डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई करना इज नॉट आवर ऑब्जेक्टिव। उस काम को रिव्यू कर कर उसमें क्या फर्दर इंप्रूव हम कर सकते हैं वो हमें यहाँ पर देखना होता है। ठीक है जी। एक स्टार्टिंग में आपको बात बता दूं, मैं पूरे चैप्टर के अंदर, चाहे वो इंटरनल ऑडिट हो, मैनेजमेंट ऑडिट हो, ऑपरेशनल ऑडिट हो, जितने भी डिफरेंस के क्वेश्चन है ना, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। जितने भी डिफरेंस के क्वेश्चन बनते हैं, तो पहला डिफरेंस का क्वेश्चन आपके सामने बन रहा है, डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट। देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट ऑडिट मतलब मैं मैनेजमेंट का ऑडिट कर रहा हूँ, ऑपरेशनल ऑडिट मतलब मैं मैनेजमेंट के लिए ऑडिट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आता है कि मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर मैं क्वालिटी ऑफ मैनेजिंग को देखता हूँ, यहाँ पे मैं क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन को देखता हूँ। दूसरा आता है ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट इन मैनेजमेंट ऑडिट एंड ऑपरेशन के अंदर होता है ऑडिट फॉर द मैनेजमेंट, आप मैनेजमेंट के लिए काम कर रहे हो। टेस्ट फॉर टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव प्लान एंड प्रोसीजर, टॉप लेवल के जो प्लान्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, उन सबको मैं टेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं कंट्रोल्स को टेस्ट करता हूँ या डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को टेस्ट करता हूँ फॉर दी मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस की मैंने समरी आपके लिए बनाई है, आप एग्जाम में इसके साथ जा सकते हैं। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, आपका स्कोप क्या रहेगा मैनेजमेंट ऑडिट। अब एक बात बताइए, स्कोप कैसे डिसाइड होगा। तो स्कोप ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट के लिए मैं बोल सकता हूँ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पूरा डिफाइन होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए कि हमारे ऑडिटर का स्कोप क्या रहेगा। अदरवाइज तो स्टाफ लाइन कन्फ्लिक्ट के अंदर आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, मैनेजमेंट ऑडिटर शुड हैव नॉलेज ऑफ। आप मैनेजमेंट ऑडिट करने वाले हो, जब आप मैनेजमेंट का ऑडिट करने वाले हो, इसका मतलब मैनेजमेंट के अंदर अलग अलग लोग होंगे जो अलग अलग एरियाज में काम कर रहे होंगे। तो इसका मतलब जो ऑडिटर होगा, कौन सा ऑडिटर बेटा, मैनेजमेंट ऑडिटर। आप जनरल एक लाइन बोल सकते हो कि सर उसे हर डिपार्टमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, उसे पूरे कंपनी की नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज तो वो ऑडिट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जितने भी मैंने पॉइंट लिखे हैं ना, आप समझ लो ये एग्जाम्पल्स हैं सिर्फ, आप यहाँ पे और भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने क्या लिखा, ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस उसे पता होना चाहिए, मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर उसे पता होना चाहिए, हायरार्की उसे पता होनी चाहिए, रिपोर्ट्स कौन कौन सी रिक्वायर होती है फॉर मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट, वो उसे पता होनी चाहिए, पॉलिसी प्रोसीजर्स इंटरनल कंट्रोल रिस्क उसे पता होने चाहिए, ये प्रोडक्शन एरिया की नॉलेज उसे पता होनी चाहिए, फैक्ट्री लेआउट उसे पता होना चाहिए, सेल्स की नॉलेज उसे होनी चाहिए, मार्केटिंग की नॉलेज उसे होनी चाहिए, एचआर की नॉलेज उसे होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स आपके सामने दिए गए हैं। देखिए सिंस दीज आर द मैराथन, मैं इसमें प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल या कुछ वो नहीं ऐड कर रहा हूँ। अदरवाइज रिपोर्ट्स रिक्वायर फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट, इन सब पे आप 4-4, 5-5 एग्जांपल भी अपनी तरफ से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मैनेजमेंट है, उसे डिसीजन मेकिंग करनी है फॉर दी प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की डिसीजन मेकिंग बेटा किसके ऊपर डिपेंड करती है, मार्केटिंग की रिपोर्ट किस पे डिपेंड करती है, मार्केट रिसर्च, जो मार्केट में जाके आप रिसर्च करते हो अपनी डिमांड की, उसके बेस पे रिसर्च रिपोर्ट बनती है, वो रिसर्च रिपोर्ट जाती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसके हिसाब से अपना प्रोडक्शन प्लान करता है और वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को कितना रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना है उसकी पूरी वर्किंग बना के देता है। तो आप समझ पा रहे हैं, मार्केटिंग के डिपार्टमेंट से स्टार्ट हुआ मेरा काम और अलग अलग डिपार्टमेंट की प्लानिंग का बेस बना वो। अगर एक डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन गलत हो गई तो बाकी सबकी प्लानिंग गलत नहीं होगी, प्लानिंग तो गलत होगी लेकिन उसके हिसाब से जो डिसीजन मेकिंग किया होगा, प्रोक्योरमेंट किया होगा, जो फंड इन्वेस्ट किए होंगे, वो सारे भी वेस्ट हो जाएंगे और उनका नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। तो एक सिंपल मैंने आपको एग्जांपल दिया है। तो एक ऑडिटर को बेसिकली हर तरह की नॉलेज होनी चाहिए। ये एक सिंपल क्वेश्चन था, मैं इसको सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा आपके पेपर में, मुझे नहीं लगता आपसे ये पूछा जाएगा कि मैनेजमेंट ऑडिटर को किस किस चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है डिजायरेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, कि मैनेजमेंट ऑडिट की डिजायरेबिलिटी आई क्यों, ये कंसेप्ट बना ही क्यों। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। अगर आप पूरा चैप्टर छोड़ के जाने के मूड में हैं तो मैं आपको बोलूंगा एक तो डिफरेंस कर लो, बड़े सिंपल है, एक डिजायरेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट और एक मैं बिहेवियरल इश्यूज वाला जो कंसेप्ट अभी आपको करवाऊंगा वो आप जरूर करके जाइएगा। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो मुझे लगता है इनमें से जरूर सेलेक्ट होना चाहिए। डिजायरेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, आप खुद ही सोचिए मैनेजमेंट अपना ऑडिट क्यों करवाना चाहेगी। तो सबसे पहला रीज़न तो बड़ा सिंपल होता है, सर अगर किसी भी तरह की कोई डेफिशिएंसी होंगी हमारे मैनेजरियल प्रोसेस के अंदर तो वो सारी आइडेंटिफाई हो जाएंगी क्योंकि कोई ऑडिट कर रहा है।
मैं अपने डेली रूटीन काम में इतना बिजी हूँ कि मुझे नहीं पता चलता कि कुछ ओवरकम्स या कुछ डेफिशिएंसीज हैं। तो अगर हम ऑडिट करवाएंगे तो हमारी अगर कुछ डेफिशिएंसीज होंगी तो हम वो टाइमली आइडेंटिफाई कर लेंगे। दूसरा, प्रॉब्लम्स कैन आइडेंटिफाई बिफोर फाइनेंशियल ऑडिट। आपको पता है स्टैट ऑडिट होता है, तो एक स्टैचुरी ऑडिटर अगर कुछ कमियां आइडेंटिफाई करके आने वाला है तो उससे पहले हम खुद अपनी कमियां आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ओवरकम मैनेजरियल डेफिशिएंसीज, प्रॉब्लम्स कैन बी आइडेंटिफाई बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। हाउ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये आप 12th क्लास के अंदर पढ़ते थे कंसेप्ट कि मैनेजमेंट कितने इफेक्टिवली चीज़ों को प्लान कर पा रही है, ऑर्गेनाइज कर पा रही है, वो चीज़ें आप देख पाएंगे। मैनेजमेंट ऑडिट का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि सिर्फ चीज़ों को डेफिशिएंसी निकाल के आपको इंप्रूव करना है, ना ना ना। अगर कोई अच्छी चीज़ है तो उसको अप्रिशिएट भी किया जाएगा कि भैया ये काम बहुत अच्छे से चल रहा है, कंपनी इस चीज़ के अंदर बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है। फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है, कुछ नया पता चलेगा जब हम ऑडिट करवाएंगे तो। और एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी है, प्रिवेंटिव प्रिकॉशंस भी है। यहाँ पे प्रोडक्शन मैंने एग्जांपल के लिए लिखा है, आप प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, इन्वेंट्री, जो एरिया लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो 4 मार्क के लिए मुझे लगता है डिजायरेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको एक पॉइंट याद करने हैं, देख लीजिएगा। ओवरकम मैनेजरियल डेफिशिएंसीज, डिफरेंस और प्रॉब्लम्स कैन बी आइडेंटिफाई बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। How effective management in planning, organizing and directing and controlling of the activities. Forward looking approach है, preventive maintenance है of the departments। ठीक है जी। उसके बाद आता है ये बेनिफिट ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट या डिजायरेबिलिटी। आपको नहीं लगता कि सेम ही क्वेश्चन है, उसी में से ही मैं बेनिफिट निकाल सकता हूँ डिजायरेबिलिटी। यार मैं क्यों करवाऊँ मैनेजमेंट ऑडिट, या मैनेजमेंट ऑडिट के फायदे क्या हैं, सेम ही है ना। तो कहता है कि अगर हम मैनेजमेंट ऑडिट करवाते हैं तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है, वो हम अचीव कर सकते हैं। सारी प्रॉब्लम एरियाज को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस पर एक्शंस ले सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को, और उसके हिसाब से हम अपने अचीव कर सकते हैं टारगेट्स या प्रॉब्लम को रिजोल्व कर सकते हैं। तो आपको जो कंसेप्ट याद करना है बुक से, वो आपको करना है डिजायरेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी तक हमने जो डिस्कशन किया वो सिर्फ मैनेजमेंट के बारे में किया। मैनेजमेंट ऑडिट फायदे क्या हैं, डिफरेंस क्या है। मैंने इस चैप्टर को इस चार्ट के अंदर 3 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 आप कह सकते हैं बेसिक्स, जहां पे मैंने आपको बताया मैनेजमेंट ऑडिट क्या है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरनल ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट कैसे वो डिफरेंस है। तो बेसिक्स हमने डिस्कस किया। जो कैटेगरी नंबर बी के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने वाले हैं कि मान लीजिए आपको मैनेजमेंट ऑडिट करना है तो कितने स्टेप रहेंगे। तो जनरली हम ऑडिट करते हैं तो बेटा कितने स्टेप होते हैं सर? 3 होते हैं, स्टेप 1, 2, 3। स्टेप 1 आपका प्लानिंग का होता है, 2 सर एग्जीक्यूशन का होता है, 3 हमारा रिपोर्टिंग का होता है। तो सेम मैंने क्या ICI ने बी कैटेगरी के अंदर ऑडिटर का पूरा कवरेज कर लिया कि भैया स्टेप 1 में प्लानिंग, स्टेप 2 में आपका एग्जीक्यूशन, स्टेप 3 में रिपोर्टिंग। जो यहाँ पे कैटेगरी सी के अंदर आप पढ़ेंगे, जो एक डिफरेंट कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, बिहेवियरल इश्यूज, कि भैया मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर तो ये आएगा ही आएगा, तो इसको कैसे सोल्व किया जाए, किस तरह के इश्यूज आते हैं, वो यहाँ पे आता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अब आप देखिए इस ऑडिट में आप कैसे कवर करते हैं। तो सबसे पहले आप अगर ये चार्ट देखेंगे ना, तो मैंने यहाँ पे इसी तरह से बनाया है। पार्ट ए, जिसके सामने आप बेसिक्स लिख लीजिएगा। पार्ट बी मतलब आप एक एज एन ऑडिटर काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं भैया, ऑर्गेनाइजिंग दी मैनेजमेंट ऑडिट, जिसको आप प्लानिंग बोल सकते हैं। भैया ऑर्गेनाइज कर लेते हैं कि किस किस तरह से हमें क्या क्या करना है, कंपनी की पॉलिसी क्या है, हमारा स्कोप क्या रहेगा, टाइम क्या रहेगा, हमारी टीम में किस तरह के लोग रहेंगे। याद करो ऐसे 220 उसी के पॉइंट यहाँ पे बस अलग तरीके से। फिर कंडक्ट करेंगे, दैट मीन्स आप एग्जीक्यूट करने वाले हैं। यहाँ पे भी मैं कहता हूँ स्टैट ऑडिट का ही पॉइंट आएगा। एंड उसके बाद हम रिपोर्टिंग बनाएंगे। रिपोर्टिंग यहाँ पे थोड़ा डिटेल है कि जब आप रिपोर्टिंग बनाते हैं तो रिपोर्टिंग आप एक ओरल रिपोर्ट भी दे सकते हैं, एक इंटरिम रिपोर्ट भी दे सकते हैं, एक फाइनल रिपोर्ट भी दे सकते हैं, और एक समरी रिपोर्ट भी दे सकते हैं। अगर आप इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर अगर आपने काम किया है तो आपको पता होगा, हम एक समरी रिपोर्ट तो बनाते ही बनाते हैं जो हम बोर्ड में प्रेजेंट करते हैं, जिसको हम फ्लैश रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा ऑर्गेनाइजिंग द मैनेजमेंट ऑडिट, जिसको मैं प्लानिंग स्टेज की बात कर रहा हूं। जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो डिवाइजिंग द स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी, आपको कंपनी की पूरी पॉलिसी देखनी है, जिसमें क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या स्कोप है, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। लोकेशन ऑफ ऑडिट फंक्शन, यहाँ पे लोकेशन का जो मीनिंग है वो जगह से नहीं है। यहाँ पे लोकेशन का जो मतलब है वो लेवल से है, कि जो लेवल ऑफ ऑडिट फंक्शन होगा वो दैट शुड बी टॉप लेवल। समझिएगा कैसे। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटा कितने लेवल होते हैं सर? 3 लेवल होते हैं जो हमने पढ़ा है, एक टॉप मैनेजमेंट, एक मिडिल और एक लोअर। ठीक है जी।
ये लोअर हो गया, ये मिडल हो गया, ये टॉप हो गया। हमें ऑडिट किनका करना है सर? हमें ऑडिट करना है टॉप मैनेजमेंट का, ठीक है जी, मैनेजमेंट ऑडिट। अब आप एक बात बताइएगा, जो मैनेजमेंट ऑडिटर होगा उसका लेवल या उसका लोकेशन, अब यहां लोकेशन आप कहां रखेंगे? लो पे रखेंगे, मिडिल पे रखेंगे, टॉप पे रखेंगे? सर डेफिनेटली मुझे टॉप पे रखना होगा, अदरवाइज तो लो और मिडिल लेवल की कोई बात ही नहीं सुनेगा, क्योंकि अपने को मैनेजमेंट ऑडिट करना है। तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ ऑडिट फंक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये आपको पता है, ठीक है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म भी वर्ड आप ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड दैट शुड बी इन द टॉप मैनेजमेंट कैटेगरी, ठीक है जी। एलोकेशन ऑफ पर्सनल, आपको डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के पर्सन्स को अपनी टीम में ऐड करना होगा। आपको अपने टीम मेंबर्स को ट्रेनिंग देनी होगी, सेम लाइक ऐसे 220। टाइम एंड अदर एस्पेक्ट्स को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, किस टाइम पे आपको ऑडिट करना है, किन किन एरियाज का करना है, एंड फ्रीक्वेंसी आपको कब कब करना है। तो प्लानिंग इसके अंदर स्टेप 1 हमारा था, जिसके मैंने आपको पॉइंट्स बताए। उसके बाद आता है कंडक्टिंग ऑफ ऑडिट। अब बेटा आप सोचो, लिंक कर लो मैनेजमेंट ऑडिट को आप अपने स्टैट ऑडिट से। जब भी हम अपना स्टैट ऑडिट करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं सर? सबसे पहले वॉक थ्रू करते हैं। फिर अगर मैं पूछूं वॉक थ्रू कैसे करते हो, तो आप कहोगे सर सबसे पहले इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी करने के बाद या तो मैं फ्लो चार्ट बनाता हूँ, या क्वेश्चनेयर लेता हूँ, या फिर चेकलिस्ट लेता हूँ। ये सारे काम करते हैं ना, 4 तरीके बताएं आपको। तो इसी तरह से कंडक्टिंग ऑफ ऑडिट के अंदर ये बोलता है कि आप इंटरव्यू कर लो और एक क्वेश्चनेयर फिल करवा लो, गेटिंग द फैक्ट्स थ्रू द इंटरव्यू। आपके जितने भी क्वेश्चंस है, जो जो आप पूछना चाहते हो प्रोसेस के रिगार्डिंग, मैनेजरियल फंक्शंस के रिगार्डिंग, आप एक इंटरव्यू के द्वारा उस सब चीजों को पूछ लो, या एक क्वेश्चनेयर फिल करवा लो। क्वेश्चनेयर के अंदर आप येस नो नॉट एप्लीकेबल सेम है जो मैं आपको इंटरनल कंट्रोल में पढ़ाता हूँ, वो उस तरह से आप आंसर ले लो। येस है तो उसको वेरीफाई कर लो, नो है तो रीजन पूछो, व्हाई यू आर नॉट फॉलोइंग दिस। नॉट एप्लीकेबल है तो आप देख लो भैया इस एरिया पे एप्लीकेबल होता है या नहीं, थ्रू दी मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चनेयर। तो सेम लाइक आ स्टार्ट ऑडिट। एंड देन रिपोर्ट। रिपोर्ट के अंदर आप ओरल रिकमेंडेशन दे सकते हैं, अगर आपको लगता है कि भाई कुछ बहुत ही मेजर डेफिशिएंसी यू आइडेंटिफाइड, तो आप क्या वेट करेंगे क्या 4 महीने पहले मैं पूरा मैनेजमेंट ऑडिट खत्म करूंगा, एंड देन आई विल प्रिपेयर अ रिपोर्ट, एंड देन आई विल इन्फॉर्म टू द मैनेजमेंट, एंड देन आई विल इन्फॉर्म टू द लाइक टॉप मैनेजमेंट, टॉप हायरार्की? नहीं सर, अगर मुझे कुछ मेजर डेफिशिएंसी मिलती है तो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई विल इन्फॉर्म द मैनेजमेंट सो दैट दे कैन टेक द करेक्टिव एक्शंस। अब रिपोर्टिंग के अंदर ये बताता है भैया अलग अलग टाइप की रिपोर्ट है, कैटेगरी ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट आफ्टर विजिट टू यूनिट, मैं किसी यूनिट पे गया, मैंने एक रिपोर्ट बना दी। पीरियोडिकल रिपोर्ट, मैंने क्वार्टरली रिपोर्ट बनाई, मान लीजिए मेरा एरिया 6 मंथली है, 6 मंथली बनाई। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन मेरे को कोई मिला, मैंने उसकी रिपोर्ट बनाई, या मेरे को एनुअल काम मिला तो मैंने एनुअल रिपोर्ट बनाई। तो कैटेगरी ऑफ रिपोर्ट अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग रिपोर्ट हो सकती है। टाइप कैसे कैसे हो सकती है? ओरल रिपोर्ट हो सकती है, अगर आपको लगता है आपको कुछ बहुत ही मेजर मिला है बता दीजिए। इंटरिम रिटर्न रिपोर्ट, बेटा जिस तरह से हम इंटरिम ऑडिट करते हैं उसी तरह से मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर भी अगर आपको लगता है यार एक 6 महीने का मेरा काम हो गया है और अभी मेरे को 6 मंथ का काम और चेक करना है, बट टू गिव एन ओवरव्यू व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट वी आइडेंटिफाइड, व्हाट आर आवर सजेशंस, हम एक इंटरिम रिपोर्ट बनाकर मैनेजमेंट को टाइमली इन्फॉर्म कर देते हैं सारी मेजर बातें। दैट कैन बी एन इंटरिम रिटर्न रिपोर्ट। रेगुलर रिटर्न रिपोर्ट इज आर डिटेल रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द एविडेंस गैदर्ड, जिसके बेस पे हमने हमारी रिपोर्ट बनाई है। इसी के अंदर हम हमारे सारे एनेक्जर्स, फाइनेंशियल डेटा, इम्पैक्ट, रिस्क, सारी चीजें हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। दैट इज आर रेगुलर रिटर्न रिपोर्ट। इसको आप डिटेल रिपोर्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है, दैट इज समरी रिटर्न रिपोर्ट, जिसको आप फ्लैश रिपोर्ट के नाम से भी जानते हो। समरी रिटर्न रिपोर्ट बेसिकली सारे जो भी काम करवा रहा है ना यार, कोई भी बंदा आपको लगता है कि आपका डिटेल में एक एक चीज पढ़ने की कोशिश करेगा? नहीं, किसी भी बंदे के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पहले पूरा पढ़े। अभी भी हम भी देख लो ना क्या कर रहे हैं, हम समरी कर रहे हैं सो दैट वी कैन गेट सम अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद हम डिटेल में कर लेंगे, खुद से कर लेंगे। इसी तरह से मैनेजमेंट ऑडिटर भी क्या करता है, समरी रिटर्न रिपोर्ट बना के देता है, जिसके अंदर की बातें होती हैं, जहां पे आपको जो भी डेफिशिएंसीज है, जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वो पता चल जाती है। एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी टाइम पे 4 नंबर का आता है, जो पूछता है व्हाट इज फ्लैश रिपोर्ट। अब देखो फ्लैश का मतलब क्या होता है कि आप एक बार फ्लैश कर लो, आप एक बार देख लो फटाक से कि क्या क्या इसमें कवर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लैश रिपोर्ट, अगर पेपर में आ जाए तो घबरा मत जाना, याद करना। कपिल सर ने बताया था समरी रिटर्न रिपोर्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑडिट है ये, ठीक है जी। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको यहां बता दिया। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिपोर्ट, जिस तरह से हम स्टैट ऑडिट की रिपोर्ट बनाते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ओपिनियन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। इसी तरह से जब हम मैनेजमेंट ऑडिट या इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं, बट आपको पता है एक टाइटल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, फाइंडिंग, कंक्लूजन, रिपोर्टिंग, रिकमेंडेशन, ऑडिटिव व्यू और ये समरी। हम ये सारी बातें बेसिक्स हैं, ये सब हम कवर करते हैं। सर क्या ये मैंडेटरी है टू फॉलो दिस? नो, दिस इज नॉट मैंडेटरी, दिस इज ऑप्शनल। आपको बेसिकली ये सारी बातें अपनी रिपोर्ट में कवर करनी चाहिए, ये बताता है, ठीक है जी।
तो अभी तक स्टेप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, आप कब जब रिपोर्ट बनाओगे तो क्या स्टेप रहेगा आपका, प्लानिंग करोगे, आपके पास सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सबसे पहले ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाओगे। ड्राफ्ट रिपोर्ट का मतलब मैंने अपने सारे पॉइंट एक रिपोर्ट में डाल दिए, नाउ आई विल डिस्कस विद द मैनेजमेंट, उनके हिसाब से अगर कुछ चेंजेस होंगे मैं करूंगा और उसके बाद में एक फाइनल रिपोर्ट बनाऊंगा। राइटिंग एंड इशू दी फाइनल ऑडिट रिपोर्ट। फॉलो अप, फॉलो अप के बाद बेटा क्या बनती है, एक्शन टेकन रिपोर्ट बनती है। मेरे जितने भी इश्यूज थे मैं बाद में फॉलो अप करूंगा, फॉलो अप के मैं देखूंगा कि उन्होंने कंप्लीट किया या नहीं, एक्शंस रिस्पॉन्स ऑफ मैनेजमेंट आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लाइन खींच सकते हैं। यहाँ पे हमारा पार्ट बी कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हमने प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग कवर कर लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो फ्लैश रिपोर्ट इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑर्गेनाइजिंग इन दी मैनेजमेंट ऑडिट, देखो देखा जाए तो 6 पॉइंट है, आ भी सकता है 4 नंबर के अंदर, ठीक है, रीड कर लो सिर्फ। ऑर्गेनाइजिंग द मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर क्या है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इससे पेपर में, दैट इज मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चनेयर। लेकिन आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि आप ऑलरेडी ये इंटरनल कंट्रोल के अंदर कवर कर चुके हो। इंटरनल कंट्रोल के अंदर आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो। वहां पे भी जब आप वॉक थ्रू करते हो तो क्या 4 ऑप्शन आते हैं ना, चेकलिस्ट, इंटरनल ऑडिट क्वेश्चनेयर, नैरेटिव रिकॉर्ड, फ्लो चार्ट, तो ये ऑलरेडी आप वहां पे कवर कर चुके हो, सेम ही चीज है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा देख लेना, पूरा चैप्टर नहीं कर पाओगे, एटलीस्ट ये तो रीड करके चले जाओगे। डिवाइजिंग दी, ऑर्गेनाइजिंग दी मैनेजमेंट ऑडिट, कंडक्टिंग के अंदर क्वेश्चनेयर की बात की है मैंने, और एक फ्लैश रिपोर्ट की बात की है, डिफरेंस आप देख लेना। पार्ट सी इस चैप्टर की जान है बेसिकली, मैं बोलूंगा। ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में आईसीएस सब कुछ हटा दे सिलेबस से, बस बिहेवियरल एस्पेक्ट आपको पढ़ने के लिए दे, ठीक है जी। बिहेवियरल एस्पेक्ट्स एनकाउंटर्ड इन ए मैनेजमेंट ऑडिट, स्टाफ लाइन कंफ्लिक्ट एंड कोज ऑफ कंफ्लिक्ट। आप बताइए क्या स्टाफ लाइन कंफ्लिक्ट होगा, क्या ऑडिटर का वर्सेस, मैं कह रहा हूं ऑडिटी, क्या कंफ्लिक्ट होंगे, क्या बिल्कुल होंगे सर। वो कहेगा भैया हम मैनेजमेंट है, तुम हमें बताओगे कैसे काम करना है। ऑडिटर कहेगा भैया मैं सुपीरियर हूं आपसे, मैं ही बताऊंगा आपको काम कैसे करना है। तो दोनों के बीच में एक कंफ्लिक्ट रहेगा ही रहेगा। ये कंफ्लिक्ट कैसे दूर हो सकता है, ये कंफ्लिक्ट सर एक पार्टिसिपेटिव अप्रोच से दूर हो सकता है। किससे दूर हो सकता है, पार्टिसिपेटिव अप्रोच से दूर हो सकता है। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उसका हम डिस्कशन करेंगे। देखिएगा, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स एनकाउंटर्ड इन ए मैनेजरियल ऑडिट, स्टाफ लाइन कंफ्लिक्ट एंड कोज ऑफ कंफ्लिक्ट क्या क्या है। नंबर 1, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। अब देखिए आप बैठे हुए हो बड़े लेवल पे, 50 साल के बूढ़े हो गए हो, आपको पता है आप कुछ नहीं कर रहे हो, बस कंपनी में पुराने हो इसलिए आपको पैसा मिल रहा है। अब कोई आके आपका ऑडिट करेगा, आप सोचोगे यार ये तो मेरे को क्रिटिसाइज करेगा मेरे काम को, तो फियर है कहीं ना कहीं, तो उसकी वजह से आप कंफ्लिक्ट करोगे। दूसरा फियर ऑफ चेंज। यहाँ मेरे पास बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, लेकिन हम उन सब में नहीं जाएंगे। आज किसी भी पुराने बंदे को बोलें कि भैया, जो बंदा मैनुअल काम करता है, बाबूजी आपको कंप्यूटर पे शिफ्ट करना है, नहीं भैया हम नहीं कर पाएंगे, फियर ऑफ चेंज है। पुनिटिव एक्शन को आप पनिशमेंट बोल सकते हो। अगर उसे पता चला यार इसने मेरे काम में कुछ कमियां निकाल दी तो मेरी तो लग जाएगी, मेरा तो प्रमोशन की जगह डिग्रेड कर देंगे मेरे को। इनसेंसिटिव ऑडिट प्रैक्टिस या होस्टाइल ऑडिट स्ट्रेटेजी, दोनों को मैं कंबाइन करके बता रहा हूं। इनसेंसिटिव ऑडिट प्रैक्टिस या होस्टाइल ऑडिट्स। जनरली क्या होता है, जब एक मैनेजमेंट ऑडिटर ऑडिट करने जाता है तो वो इनसेंसिटिव तरीके से बात करता है, अरे भैया ये डेटा दो, ये काम करो। तो आपको नहीं लगता कि सामने वाला बंदा आपसे चिढ़ जाएगा, वो कहेगा भैया अच्छा तुम डेटा लेके दिखाओ। या वो होस्टाइल ऑडिट स्टाइल, मतलब वो क्या करेगा, अपनी ही बात आगे रखेगा, आपकी सुनेगा ही नहीं, भैया जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, आप इस तरह से ही काम करो। तो सामने वाला बंदा ना ही तो इंटरेस्ट लेगा, ना ही आपको ऑडिट करवाने में उसको मजा आएगा, वो आपसे कटेगा। बेसिकली वो चाहेगा ही नहीं कि कोई भी काम सक्सेसफुल तरीके से हो, क्योंकि आपका बिहेवियर ही ठीक नहीं है। तो एक ऑडिटर को भी अपना नेचर, अपना काम करने का स्टाइल चेंज करना चाहिए ताकि कोई भी कंफ्लिक्ट ना रहे। तो ये बता रहा है स्टाफ लाइन कंफ्लिक्ट किस किस बेस पे होता है। फियर ऑफ, याद कर लेना आप ये, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ चेंज, पुनिटिव एक्शन। तो ये 3 तो हो गए अपनी ऑडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनसेंसिटिव ऑडिट प्रैक्टिस और होस्टाइल ऑडिट स्टाइल ऑडिटर के 2 पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट आते हैं। फिर आता है सॉल्यूशन क्या है इन बिहेवियरल एस्पेक्ट्स का। तो सबसे पहले आता है कि भैया आप एक ओवरऑल ऑडिट प्रोग्राम बनाओ, सेम लाइक चैप्टर 2 में जो आप बनाते हो ना, कि भैया कौन कौन सा एरिया हम कवर करेंगे, क्या हमारा स्कोप रहेगा, उसकी टाइमलाइन क्या रहेगी, कब कब आपको क्या क्या डेटा देना है। तो आप कंप्लीट बनाओ ताकि कोई भी आपके बीच में कंफ्लिक्ट ना रहे। रिव्यू इन ऑल पॉसिबल मैनेजरियल डायमेंशन, सारे एरियाज आपको कवर करने चाहिए ताकि कुछ भी मिस ना हो
और किसी भी मैनेजरियल एक्शन पॉइंट पे ये ना लगे कि आप एक ही को टारगेट कर रहे हो बाकी को नहीं कर रहे हो। मिनिमम इंटरफेरेंस विद द रेगुलर वर्क, ये सिर्फ मैनेजमेंट ऑडिट नहीं, चाहे आप इंटरनल ऑडिट करें चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करें, हर जगह पे ये बिहेवियरल इश्यूज हैं। मैनेजमेंट में जो लोग काम करें उनको लगता है यार ऑडिटर है ना जो हमारा डेली रूटीन काम में इंटरफेयर करते हैं, इनकी वजह से हम हमारा काम नहीं कर पाते। तो आपको अपना ऑडिट इस तरह से प्लान करना है कि आप मिनिमम इंटरफेरेंस करो उनके रेगुलर काम के अंदर। रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर शुड बी फुल्ली इन्फॉर्म्ड फॉर फाइंडिंग एंड सजेशंस। जब भी आप कोई फाइंडिंग लेकर आए तो जो भी डिपार्टमेंट हेड है या जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है उसको वो फाइंडिंग बताएं और उस पर सजेशंस और पॉइंट आप जरूर कंसिडर करें फाइनल या ड्राफ्ट रिपोर्ट में डालने से पहले। तो ये था प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट होता है और क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है जहाँ पे ट्रस्ट एंड फ्रेंडलीनेस हो। ये देखो आंसर ही है, कहता है एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है जहाँ पे ट्रस्ट एंड फ्रेंडलीनेस हो, जहाँ पे आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकें। रिपोर्टिंग मेथड आपको देखना होगा कि आपको किस तरह से मेथड रिपोर्ट करना है। ओरली बता दें, छोटी मोटी गलती है ओरली बता दो, तो आपको रिपोर्टिंग कैसे करना है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव रिपोर्ट करना होता है। एक पार्टिसिपेटिव अप्रोच आपको फॉलो करनी चाहिए दोनों साइड से, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के अंदर क्या कवर होता है, जैसे मेरे को आपकी कोई 4 कमियां बतानी है। अब जनरली इंडिया के अंदर क्या होता है बेटा, इंडियन ऑफिसेस के अंदर बॉस आपको बुलाएगा और आपको धमकाएगा, आपको अपनी गलतियां सुनाएगा, आप क्या होंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे, वापस जाएंगे, हो सकता है उस कंपनी को थोड़े टाइम के बाद छोड़ दें। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बुलाया, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बेटा यू आर वेरी गुड इन दिस 4 एरियाज। मैंने आपको एक पॉजिटिव नोट पे मैंने स्टार्ट किया और फिर मैंने कहा यार देयर आर सम स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है। अब आप बताइएगा, पहले वाले मेथड में आपका दिन खराब होता, डेफिनेटली हो जाता, क्या दूसरे वाले मेथड में आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से आपकी कमियों को आपके सामने रखा और शायद आपको बुरा भी नहीं लगेगा, आप कहेंगे हाँ सर। तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना चाहिए अगर जब भी आपको कोई कमी लेके जानी है, तो रिपोर्टिंग मेथड आपको चूज करना है। पार्टिसिपेटिव अप्रोच होनी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ सामने वाले पे आप किसी चीज को थोप रहे हैं। तो ये एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, हालांकि अभी जब आप एक अगली वीडियो देखेंगे इंटरनल ऑडिट की, वहां पे भी ये डिस्कशन हुआ है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना तो ये ट्रस्ट एंड फ्रेंडलीनेस के नाम से आता है। अब देखो मैनेजमेंट ऑडिट का क्वेश्चन, कोई हेडिंग नहीं, वो कहता है टू क्रिएट ए एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रस्ट एंड फ्रेंडलीनेस। बताइए आपको क्या करना होगा। अब बच्चे सोचते हैं यार ये क्वेश्चन आया कहाँ से, ये तो सॉल्यूशन टू बिहेवियरल प्रॉब्लम के अपने 5 पॉइंट रट रखे होते हैं। जब आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा क्रिएट एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रस्ट एंड फ्रेंडलीनेस, आपको क्या करना चाहिए, तो आपको बताना है कि सर हमें पार्टिसिपेटिव अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, रिपोर्टिंग मेथड हमारा पता होना चाहिए और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हमें करना है, ये ध्यान रखना। फिर ये कुछ केस स्टडी है जो आपके ICAI स्टडी मटेरियल में दी हुई है, मैं आपके सामने बस डिस्कस कर रहा हूँ, आप चाहें तो रीड कर सकते हैं। केस स्टडी नंबर 1, 2, 3, मैनेजमेंट ऑडिट कब सक्सेसफुल होगी, बेसिकली वो हमें डिस्कस करना है। अगर मान लीजिए कोई ऑडिटर ऑब्जेक्टिवली अपना काम कर रहा है, इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहा है, सही तरीके से अपना काम कर रहा है, बट जो ऑडिटी है वो ऑफेंसिव है, ठीक है, वो काम करवाना ही नहीं चाहती, और जो मैनेजमेंट है वो अपैथी है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो आप बताइए सिचुएशन 1 में कोई काम हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो आप अब इसको रीड करना स्टडी मटेरियल से, आपको समझ आएगा। केस स्टडी नंबर 2 के अंदर ऑडिटी प्रोग्रेसिव है, ऑडिटी मतलब जिसका काम हम टेस्ट कर रहे हैं वो प्रोग्रेसिव है, ही इज ओके टू टेस्ट। ऑडिटर कैंटकेरियस है, मतलब बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है, उसको अपनी अपनी बात चलानी है, वो दूसरों की नहीं सुनना चाहता, उसके हिसाब से जो सही है वो सही है। और मैनेजमेंट इंडिफरेंट है, मैनेजमेंट यहाँ पे इंडिफरेंट हो जाती है, ना ही आपको सपोर्ट करती ना ही ऑडिटर को सपोर्ट करती। क्या इसके एरिया में सक्सेसफुल ऑडिट हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑडिटर सुनना ही नहीं चाह रहा। तीसरे एरिया में ऑडिटर प्रोग्रेसिव है, ऑडिटर काम करना चाहता है, नई नई सजेशंस देना चाहता है, इंप्रूव करवाना चाहता है। ऑडिटी एप्रिशिएटिव है, ऑडिटी को लग रहा है हाँ यार ये काम इंप्रूव होना चाहिए, आपको अप्रिशिएट करता है आपके सजेशन के लिए और वो पार्टिसिपेट करता है। मैनेजमेंट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, मैनेजमेंट भी इंडिपेंडेंट है और वो सारी चीज़ों को वेलकम कर रहा है। तो बताइए थर्ड सिचुएशन में आपका ऑडिट सक्सेसफुल होगा क्या, यस। तो ये केस स्टडी है, अगर इन केस यू वांट टू रीड इट आप रीड कर सकते हैं। दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर कभी भी आप CA फाइनल की कोई भी क्लासेस लेते हैं प्लीज़ caindia.org को जरूर कंसिडर कीजिएगा, आपको हम 20% डिस्काउंट दे सकते हैं कॉम्बो क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो ये छोटी सी मार्केटिंग है।
देखिए बेटा, ऑपरेशनल ऑडिट क्या है? ऑपरेशनल ऑडिट इज अंडरटेकन एट द इंस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के कहने पे किया गया, फॉर प्रोवाइडिंग विद इंफॉर्मेशन एंड अप्रेजल ऑफ ऑपरेशन एंड एक्टिविटी। ऑपरेशनल ऑडिट इज एन एक्सटेंशन ऑफ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट को पहले बोला जाता था कि भैया ये सिर्फ फाइनेंशियल तक का काम करेगा, अब नहीं, हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स का भी काम करेंगे। दैट्स वाई ऑपरेशनल ऑडिट को कहा गया है कि इंटरनल ऑडिट का एक जस्ट सिंपल एक एक्सटेंशन है। ऑपरेशनल ऑडिट के अंदर आप एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी को भी कवर कर लेते हो, ठीक है। वे टू टैकल दी होस्टाइल मैनेजमेंट। अभी आपने, जब मैंने मैनेजमेंट ऑडिट पढ़ाया था, वहां भी मैंने आपको बताया था कि बिहेवियरल एस्पेक्ट्स होते हैं। जब आप कोई भी काम करते हो तो लोग आपके काम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इश्यूज आएंगे, तो उसके अगेंस्ट हमने सॉल्यूशन बताया था। सेम यहां पे भी सेम एज इट इज मैं कह सकता हूं, बस नाम अलग है, होस्टाइल मैनेजमेंट बोल दिया। कि जब आप ऑपरेशन का ऑडिट करोगे तो ऑपरेशन में भी आपको ऑपरेशन मैनेजर से बात करनी पड़ेगी, उन लोगों से मिलना पड़ेगा, और आप उनको कुछ सजेशन दोगे, कुछ इंप्रूवमेंट दोगे, वो नहीं मानेंगे। आप उनको कुछ बताओगे, वो कोल्ड वार आपके साथ करने लगेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? आपको पार्टिसिपेटिव अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। तो ये सेम क्वेश्चन है, बस नाम अलग है, जो आप मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर भी पढ़कर आते हो। इट्स कंप्लीटली सेम। वहां पर भी इसी तरह से दिया गया है कि कुछ बिहेवियरल इश्यूज आएंगे, फिर उसके अगेंस्ट सॉल्यूशन। यहां पे भी यही बताया गया है कि जब आप डिपार्टमेंट का ऑडिट करोगे तो आप किस तरह से मैनेज करोगे होस्टाइल मैनेजमेंट सिस्टम को। तो वही सारी चीजें बताई गई है कि भैया पार्टिसिपेटिव अप्रोच रखना, फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना, रेसिस्टेंस टू चेंज, उससे धीरे धीरे कम हो जाएगा, और म्यूचुअल ट्रस्ट आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो अभी तक मैंने क्या बताया आपको? ऑपरेशनल ऑडिट एक एक्सटेंशन है इंटरनल ऑडिट का। इसके अंदर एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी, तीनों चीजों को कवर कर लिया जाता है। होस्टाइल मैनेजमेंट को कैसे ट्रीट करना है, इट्स सेम लाइक व्हाट वी डिस्कस्ड इन मैनेजमेंट ऑडिट। तीसरा, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिट एंड ऑपरेशनल ऑडिट, दोनों में डिफरेंस क्या है? मैंने आपको बता दिया, इंटरनल ऑडिट जो है वो मॉनिटरी के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, ऑपरेशनल ऑडिट क्वालिटेटिव टर्म्स पे ज्यादा फोकस करता है। ट्रेडिशनली ऐसा बोला गया था कि जो इंटरनल ऑडिट होता है वो फाइनेंशियल और अकाउंटिंग पे ही फोकस करता है, लेकिन जो मेरा ऑपरेशनल ऑडिट है वो मेरा अदर एरियाज ऑपरेशन पे फोकस करता है, ठीक है। इंटरनल ऑडिट एक बहुत पुराना कंसेप्ट है, ऑपरेशनल ऑडिट एक यंग कंसेप्ट है, जो कि एक एक्सटेंशन है जिसके अंदर आप पॉलिसी, मैनेजमेंट, गोल्स और इन सब चीजों को डिफाइन करते हो। ऑपरेशनल ऑडिट के अंदर आप प्लान्स एंड पॉलिसीज, अचीवमेंट, बिजनेस नॉलेज और ओपन माइंडेड ऑडिटर को होना चाहिए, उसके हिसाब से वो अपना काम फॉलो करता है। तो ये बहुत ही एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिट एंड ऑपरेशनल ऑडिट, ठीक है। एक और डिफरेंस बनता है, वो मैं पहले कवर कर देता हूं। डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल ऑडिट, मतलब ऑपरेशनल ऑडिट का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो उसने पहले इंटरनल ऑडिट से डिफरेंस पूछ लिया, उसके बाद उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट से डिफरेंस पूछ लिया, दैट इज माय स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो क्या डिफरेंस है बेटा? देखिए, 4 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1, पर्पज। यहां पे देखिए 1 नंबर मैंने दिया है, दैट मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट है, 2 नंबर दिया है तो ऑपरेशनल। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने शॉर्ट फॉर्म में बनाया है। पर्पज नंबर 1 मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट में मैं ओपिनियन देता हूँ, और ऑपरेशनल ऑडिट के अंदर मैं इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और इकोनॉमी पे बात करता हूँ। एरिया वहां पे मैं सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कवर करता हूँ, ऑपरेशनल के अंदर मैं सारे कवर कर सकता हूँ। रिपोर्टिंग वहां पे मैं शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करता हूँ, यहाँ मैं मैनेजमेंट को रिपोर्ट करता हूँ। एंड टास्क क्या है, वहां पे मैं सिर्फ रिपोर्ट करता हूँ। आपने एक सही तरीके से काम किया नहीं किया मुझे मतलब नहीं है, मैं सिर्फ रिपोर्ट बना के देता हूं। यहां पे मैं रिपोर्ट्स भी देता हूं और हर एरिया पे अपनी सजेशंस भी प्रोवाइड करता हूं। तो एक डिफरेंस है आपका बड़ा सिंपल, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल ऑडिट। उसके बाद क्या आएगा बेटा? देखिए, ये हो गया हमारा होस्टाइल मैनेजमेंट हो गया, डिफरेंस हो गया। क्वालिटीज ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट, मोर इंक्यूजिटिव होना चाहिए, मतलब अलग अलग चीजों में रिसर्च कर सके, अलग अलग चीजों में अपना दिमाग लगा सके, काम कर सके। मतलब एक होता है ना, जैसे मैं बोलता हूँ क्वेश्चनिंग माइंड, तो उस तरह से मोर इंक्यूजिटिव होना चाहिए एक ऑपरेशनल ऑडिटर को। लुक फॉर अल्टरनेटिव वेज ऑफ डूइंग वर्क। क्यों? जब आप काम करने जाओगे तो ऐसा काफी बार होगा, मैनेजमेंट आपको काम नहीं करने देगी, आपको दिक्कतें आएंगी, किसी एक सोर्स से काम नहीं हो रहा है, तो यू शुड नो कि आप किसी एक काम को किस तरह से दूसरे तरीके से कर सकते हो। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म फॉलो करना है, डेफिनेटली ये कभी भी बताने की जरूरत नहीं है। एक ऑडिटर को हमेशा इंडिपेंडेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, जजमेंट्स, ये सारी चीजें उसे फॉलो हमेशा करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ काम करेगा, जो आपने मैनेजमेंट ऑडिट में पढ़ा था उसी तरह से। और डिफरेंट ऑपरेशन ऑडिट, मतलब आप ऑपरेशन का भी ऑडिट करोगे, आप फाइनेंस का ऑडिट भी करोगे, मार्केटिंग का ऑडिट भी करोगे, तो जो आपकी टीम होगी उसके अंदर अलग अलग एरियाज के एक्सपर्ट लोग होने चाहिए ताकि आप अच्छे से काम कर सको।
तो ये था क्वालिटीज ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट। उसके बाद आता है वाई ऑपरेशनल ऑडिट, क्यों जरूरत है ऑपरेशनल ऑडिट की। आप ये बोल सकते हो सर मैं मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड हूं, मेरे को क्यों मेरे पूरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ऑडिट करवाने की जरूरत है, जबकि मैं सारी चीजें देख रहा हूं, फिर भी क्यों। सोचिए जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है वो अपने नीचे जो लोग काम कर रहे हैं ना, उसके नीचे जो सेकंड लेयर है उनके काम को तो MIS वगैरह के थ्रू डेफिनेटली देख रहा होगा, लेकिन जो उसके भी नीचे एक लेयर है लेबर की, हो सकता है वो उसको डायरेक्ट ना वॉच कर पा रहा हो। लेकिन अब सोचो, ये तो मैं बात कर रहा था प्रोडक्शन मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब जरा सोचो कंपनी की डायरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, टॉप मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे काफी अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। वो डिपार्टमेंट के हेड जो होते हैं जैसे मैनेजर या डिपार्टमेंट हेड, उनको तो कंट्रोल कर पा रही है किसी ना किसी तरह से MIS या रिपोर्टिंग या मीटिंग्स के थ्रू, लेकिन जो उनके नीचे सेकंड लेयर है और जो थर्ड लेयर है वो उनके काम को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, ना ही देख पा रही है कि वो सही तरीके से काम कर पा रहे हैं या नहीं। दूसरा, तो अगर आप ऑडिट करवाते हो तो उनके पास रिपोर्ट जाएगी तो उनको भी नीचे वाली लेयर की इंफॉर्मेशन मिलेगी और वो सही तरीके से डिसीजंस और पॉलिसीज वगैरह बना सकते हैं। दूसरा, मेरे पास टाइम नहीं है, प्रोडक्शन मैनेजर के पास, उसको भी सारी बातें पता चलेगी, टाइमली पता चलेगी। मैं अपना टाइम लगाऊंगा, कॉस्टली पड़ेगा मुझे, तो मतलब मुझे कम कॉस्ट पर मेरे पूरे डिपार्टमेंट की नॉलेज मिल रही है, इसीलिए मुझे ऑपरेशनल ऑडिट करवाना चाहिए। तो क्या कहता है देखिए, नीड अराइज ड्यू टू सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। मुझे इंफॉर्मेशन बहुत बढ़िया मिलेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर टॉप मैनेजमेंट ने कोई इंफॉर्मेशन मांगी मुझसे, मान लीजिए प्रोडक्शन मैनेजर से, तो मुझे पता है मेरे डिपार्टमेंट की वर्किंग हो रही है, तो मैं कुछ चीजें मिस मैन्युपुलेट कर सकता हूं ताकि मेरा डिपार्टमेंट अच्छा दिखे। लेकिन अगर वही काम एक ऑपरेशनल ऑडिटर अगर आके इंफॉर्मेशन लेगा तो पूरा चेक करके ऊपर देगा, तो जिससे कि मैनेजमेंट सही डिसीजंस ले सकती है। कन्वेंशनल सोर्स फेल्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर बेस्ट पॉसिबल वेज। तो भैया ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन जा रही हो वो सही ना जा रही हो। ये जो ऑपरेशनल ऑडिट है ये इनएक्सपेंसिव है, कॉन्टिन्यूस है और ऑब्जेक्टिव अप्रेजल के लिए होती है। क्या क्या शॉर्टकमिंग्स थी जिनको ये दूर करता है, मैनेजर आर टू प्री ऑक्यूपाइड एंड हैव नो टाइम टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड लोकेट प्रॉब्लम्स। जो मैनेजर होते हैं उनके ऑलरेडी इतना काम होता है कि वो जो लोअर लेवल या बाकी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं देख पाते, और देख पाते हैं तो सोल्यूशन सही तरीके से नहीं बना पाते। इसीलिए कहा गया है कि ऑपरेशनल ऑडिट करवाओ, वो आपकी प्रॉब्लम्स देखेगा और आपको सजेशंस भी देगा कि आप किस किस तरह से इंप्रूव कर सकते हो। मैनेजर रिलाई अपॉन ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन देन फॉर बुकिंग फॉर इन्फॉर्मेशन। मैनेजमेंट को कोई भी डिसीजन लेना होता है वो जो इन्फॉर्मेशन आई उसके बेस पर ले लेता है। उसे नहीं पता होता ये इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट सही है या नहीं है, लेकिन अगर आप जैसे ही ऑडिट करवाना स्टार्ट करोगे आपके इन्फॉर्मेशन के ऑब्जेक्टिव बढ़ जाएंगे, वो बाइसनेस नहीं होगी, अदरवाइज तो बाइसनेस भी हो सकता है जो इन्फॉर्मेशन जा रही है उसमें। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, वाई ऑपरेशनल ऑडिट। ठीक है, इसमें आप ये जरूर बोलना कि जो मैनेजमेंट है वो बहुत बिजी है, यहाँ पे मैंने लिखा था ना बहुत बिजी है। सोर्स ऑफ इन्वेंशन, मैनेजर्स आर टू प्री ऑक्यूपाइड, मतलब शॉर्टकमिंग्स को जरूर बताना, क्योंकि यहां पे पता चलता है कि आप क्यों रिक्वायर है ऑपरेशनल ऑडिट। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट, कि ऑपरेशन ऑडिट किस किस तरह का हो सकता है। सर एक होता है फंक्शनल ऑडिट। फंक्शनल ऑडिट मतलब मेरे डिपार्टमेंट में 10 फंक्शंस हैं, परचेज, सेल्स, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, ठीक है, इन्वेंट्री, स्टोर, बहुत सारे फंक्शंस हैं मेरे डिपार्टमेंट के अंदर, मेरी कंपनी के अंदर। मैं किसी एक फंक्शन का या 2 फंक्शन का ऑडिट करवा रहा हूँ, लाइक प्रोडक्शन, दैट इज माय फंक्शनल ऑडिट। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट। नाम से ही पता चल रहा है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एरियाज हैं वो सारे कवर कर रहे हो, प्रोडक्शन, सेल्स, HR, मार्केटिंग। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट जो है वो फंक्शनल ऑडिट का एक्सटेंशन है। फंक्शनल ऑडिट में मैं एक एरिया कवर कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट में मैं मल्टीपल एरियाज को कवर कर रहा हूँ। तीसरा होता है स्पेशल ऑडिट। स्पेशल ऑडिट जैसे मैंने किया था वो बैरल वाला। स्पेशल ऑडिट, आपको कोई एक स्पेशल टास्क दिया गया है कि भैया हमारा है ना IT सिस्टम बहुत फेल हो गया है, उसको देखो, कोई फ्रॉड हुआ है उसको इन्वेस्टिगेट करो। तो इस तरह से आपको एक स्पेशल टास्क दिया गया है, दैट इज माय स्पेशल ऑडिट। तो अगर आपके पेपर में आ जाए ऑपरेशनल ऑडिट की टाइप्स, तो आपको बताना है फंक्शनल ऑडिट, ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट, स्पेशल ऑडिट। ऑब्जेक्टिव क्या है ऑपरेशनल ऑडिट के, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अप्रेजल ऑफ कंट्रोल, वो कंट्रोल को चेक करता है, देखता है कौन कौन से एडमिन कंट्रोल्स हैं वो सही तरीके से काम कर रहा है क्या। परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, स्टैंडर्ड है या नहीं कंपनी के अंदर, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी है, कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू प्रोसेस टेक्निकल बैकग्राउंड। ये लिखा हुआ है ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो ऑपरेशनल ऑडिटर होता है उसके अंदर आप सारी टेक्निकलिटीज की नॉलेज होगी, उसको आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते।
अप्रेजल ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड प्लान्स आपकी एफिशिएंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस के बारे में वो पता करता है, इसलिए ये ऑडिट जरूरी है। अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वो ये देखता है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैनेजमेंट की अथॉरिटीज, डेलीगेशन सभी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से डिजाइंड है क्या, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ये सारी चीजें देखता है वो। तो इसके अंदर आता है अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्टिव के अंदर ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, बेसिकली पॉइंट जरूर याद रखने हैं। कौन कौन से? अप्रेजल ऑफ कंट्रोल्स, परफॉर्मेंस, ऑब्जेक्टिव एंड प्लान, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कंट्रोल्स, परफॉर्मेंस, ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। उसके बाद रिव्यू ऑफ सिस्टम एंड प्रोसीजर, एक कोर थियोरेटिकल कंसेप्ट है। सिस्टम एंड प्रोसीजर, सिस्टम जिसके बेस पे मैं काम कर रहा हूं, प्रोसीजर कैसे किसी काम को करना है, वो सब। तो डिजाइन करना होता है कंपनी को सिस्टम, उसे ऑपरेट करना होता है, चेक करना होता है, मतलब मेंटेन करना होता है। एक ऑडिटर क्या चेक करेगा यहाँ पे कि जो सिस्टम है वो वर्किंग इफेक्टिवली है, विद इन दी फ्रेमवर्क है और मैक्सिमम परफॉर्मेंस जनरेट कर रहा है, ठीक है। परफॉर्मेंस उसका चेक करना है, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड है, चेंजेस जो भी रिक्वायर्ड है वो सारे मेड कर दिए गए हैं। डिफरेंस हो गया। तो ये पूरा थ्योरेटिकल है। इसमें अगर मैं बोलूं कि मैं आपको बहुत कुछ समझा रहा हूं तो मैं यहाँ पे खुद एग्री करता हूं कि मैं यहाँ पे बहुत कुछ ज्यादा आपको नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये इंटरनल ऑडिट का ही एक एक्सटेंशन है। तो जितने भी कंसेप्ट यहाँ पे हैं ये सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई क्या क्या कवर है, उसका क्या कंटेंट है। एक बार दोबारा देख लो जरा, 9 कंसेप्ट हमने देखे हैं, दोबारा देख लो। ऑपरेशनल ऑडिट इज एन एक्सटेंशन ऑफ इंटरनल ऑडिट, जो कि एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी पे बात करता है। होस्टाइल मैनेजमेंट वाला वही पार्टिसिपेटिव अप्रोच के थ्रू हम कंसिडर करेंगे। डिफरेंस देख लिया इंटरनल ऑडिट और मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट में। इंटरनल ऑडिट क्वांटिटेटिव पे फोकस करता है, ये क्वालिटेटिव पे फोकस करता है। इंटरनल ऑडिट नंबर और फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे फोकस करता है, ये उसके ऊपर जाता है। इंटरनल ऑडिट एक ओल्ड कंसेप्ट है, ये एक यंग कंसेप्ट है जिसके अंदर सब आ जाता है। ऑपरेशनल ऑडिट कैसे अपने काम को परफॉर्म करता है। क्वालिटीज वही बेसिक है सारी जो जनरली होती हैं बाकी ऑडिटर्स की भी जो आप लिखते हो। वाई ऑपरेशनल ऑडिट, तो आपको यहाँ पे कुछ शॉर्टकमिंग्स आपको बताना पड़ेगा कि क्या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से अगर मैं ऑपरेशन ऑडिट करवाऊं तो मेरे को हेल्प मिलेगी, ठीक है। टाइप ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट बहुत सिंपल है, फंक्शनल, ऑर्गेनाइजेशनल और स्पेशल ऑडिट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट आपको 4 पॉइंट याद करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे एक कंसेप्ट आया है जो आपको लर्न करना पड़ेगा, उसके अलावा अभी तक तो मुझे लगता है बस आप रीड करेंगे तो चलेगा, ठीक है। रिव्यू ऑफ सिस्टम एंड प्रोसीजर आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, चाहो तो स्किप कर सकते हो। मैंने क्यों कवर किया, क्योंकि आईसीआई के स्टडी मटेरियल में है, इसलिए पेपर में यहाँ से बहुत कम कवरेज रहती है। डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल ऑडिट, अगेन ए वेरी सिंपल कंसेप्ट। अब बता देता हूँ भैया एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए हमेशा डिफरेंस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, चाहे ये वाला हो चाहे ऊपर वाला हो। उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आना चाहिए तो एक तो ये मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है, अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब ऑब्जेक्टिव के अंदर जो चौथा पॉइंट है, आईसीआई जब पेपर बनाएगा ना तो ऐसा बनाएगा कि आप लोगों को ना आता हो, तो वो ये पूछेगा अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या कवर करोगे, ठीक है। टाइप्स, मतलब कुछ नहीं है ना यार, मैं किस बेस पे बोल दूं कि पेपर में आना चाहिए। डिफरेंस वो पूछ सकता है कि अप्रोचेज में क्या डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हालांकि पेपर में अभी नहीं आया है लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि क्वेश्चन आए तो यही आए। क्यों? मैंने मैनेजमेंट ऑडिट में भी आपको यही बोला था कि बिहेवियरल इश्यूज और उसके सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि दैट इज समथिंग न्यू जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी बस हॉस्टाइल मैनेजमेंट सेम है, मैनेजमेंट और वो वाला, तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। बाकी आप जनरल रीडिंग करो, कुछ भी मेरे हिसाब से खास नहीं है। पेपर में भी बताऊं तो 2011 में आया था, 2007 में आया था, सॉरी ऑपरेशनल ऑडिट का 2017 में एक क्वेश्चन आया था, उसके अलावा अभी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आए नहीं है। थ्योरेटिकल कंसेप्ट है ज़्यादातर। आप अगर मेरी बुक देखेंगे ना बेटा, अगर मेरी बुक को आप बिल्कुल आखिरी में चले जाओगे, मैंने आपको इंटरनल ऑडिट में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दिए, मैनेजमेंट में बता दिए, ऑपरेशनल में बता दिए, और बुक के आखिरी में एक नोट डाल दिया कि भैया इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको करके जाने हैं। एक तो ऐसे 610 की डायरेक्ट लिंकिंग है तो वो आपको करके ही जाना है। ऐसे 610 के सारे क्वेश्चन आ गए तो समझ लो इंटरनल ऑडिट चैप्टर कवर हो गया। सारे हर तरह के डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंटरनल ऑडिट मैनेजमेंट ऑडिट का हो, इंटरनल ऑडिट ऑपरेशनल ऑडिट का हो, ऑपरेशनल ऑडिट फाइनेंशियल ऑडिट का हो, कैसे भी कोई भी कॉम्बिनेशन बना के आपसे डिफरेंस पूछ सकता है।
रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर, रिव्यू अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, समरी रिटर्न रिपोर्ट जिसको हम फ्लैश रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स एनकाउंटर्ड इन मैनेजमेंट ऑडिट और उसके सॉल्यूशन, मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चनेयर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, होस्टाइल मैनेजमेंट जो भी मैंने आपको पढ़ाया ऑपरेशन के ऑडिट के अंदर जो भी हमने डिस्कस किया वो, जिसके अंदर पार्टिसिपेटिव अप्रोच आपको फॉलो करनी होती है, फ्यू पॉजिटिव ट्रेट्स दैट हेल्प टू कंक्लूड एन ऑपरेशनल ऑडिट। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जो आपको समझ ही नहीं आएगा ये आ क्या गया, ये बोलता है फ्यू पॉजिटिव ट्रेट्स दैट हेल्प टू कंक्लूड एन ऑपरेशनल ऑडिट, ये बेसिकली क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर है। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आईसीआई ने आरटीपी मॉक टेस्ट वहां पे दिया है, तो मैं बोलता हूँ क्वालिटीज ऑफ ऑडिट का ऑडिटर, ऑपरेशनल ऑडिटर की जो क्वालिटी है वो वेरी इंपॉर्टेंट है और वो आएगा फ्यू पॉजिटिव ट्रेट्स। भैया क्या क्या होना चाहिए जो आपको ऑपरेशनल ऑडिट में हेल्प करता है, आपके अंदर क्या क्या होना चाहिए। डायरेक्ट क्वालिटी भी पूछ सकता है, लेकिन ये फ्यू पॉजिटिव ट्रेट्स के नाम से इसने ये क्वेश्चन कम से कम 3 बार दे दिया है आरटीपी मॉक टेस्ट और इस तरह से अलग अलग जगह पे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी कर रीडिंग आपको सबकी ही करनी है, चार्ट मैंने आपके लिए बना दिए है।